इस समय पिताजी होते हैं तो उन्हें उनके साथ क्या ऐसी इच्छा है कि करनी है कि ये मैं चाहता हूँ कि मेरे पिताजी के साथ हो। बाप बेटे का रिश्ता तो मैंने टीवी में देखा है। पैसे का जो मूल्य होता है ना, वैसे बचपन से ही सीखा है पैसे का क्या इम्पोर्टेंस है। जब मैं कॉलेज करता था तब मुझे मेरी मम्मी 10 रुपया देती थी। फिर ये रील बनाने के कहाँ से सूझा? भाई इंटरनेट से क्या नहीं हो सकता है, तो ये जानने की कोशिश ज़्यादा थी। और बिजनेस ही मोबाइल का था तो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। सेवा का काम कौन सा किया था, क्या किया था? बनाने का जब मूड रहता था टफन ग्लास बेच तक, फिर मैं चला जाता मेरे फ्रेंड के साथ, क्योंकि उस वक्त भी कंटेंट क्रिएटर का क्या दिमाग रहता है कि भाई कहीं से भी देखा हुआ चीज़ कहीं पे चिपका देने का। और कोई ऐसा किस्सा है जो मतलब आपको बहुत इमोशनली याद है या आप बहुत हर्ट हुए उसको सुन के? इंडिया का पहला ऐसा आश्रम भी हमने डेवलप किया है जिनका नाम हमने सोशल मीडिया आश्रम रखा है। हर बार मैं आपके लिए कोई पर्सनालिटी लेके आता हूँ, पर इस बार मैं एक ऐसे व्यक्ति को लाया हूँ जिसने भूख देखी है, स्ट्रगल देखा है, दुख देखा है, दर्द को बहुत करीब से पहचाना है और खुद का ही नहीं, लोगों के दर्द को भी करीब से पहचाना है। आज कोई डॉक्टर नहीं है, आज कोई इंजीनियर नहीं है, ना कोई बिजनेसमैन है। एक सीधा साधा सरल व्यक्ति जिसने सिर्फ लोगों की सेवा की है और सेवा करते करते नाम कमाया है। इतनी कम उम्र में उन्होंने इतना कुछ देख लिया है कि हम उनकी जिंदगी से ग्रंथ बना सकेंगे। हमारे बीच में हैं पोपट भाई आहिर। वेलकम पोपट भाई। थैंक यू। इस उम्र में लोग जनरली डॉक्टर बनना चाहते हैं, जी इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ लोग कॉर्पोरेट में काम करना चाहते हैं, कुछ लोग बिजनेस करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, दुनिया घूमना चाहते हैं। जी। और आप हैं कि लोगों की सेवा करना चाह रहे हैं, दुख को दूर करना चाह रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा तो मेरा ऐसा मानना है कि हर एक व्यक्ति का एक आपने बोला कि एक मोटिव रहता है कुछ अलग अलग बनने का, पर लास्ट में यही मोटिव रहता है कि भाई मैं कुछ लोगों के प्रति अच्छा कुछ करूं, और अपने लिए तो कर ही रहा हूं पर साथ साथ में समाज में कुछ अच्छा बेहतर कुछ कर सकते हैं। तो वही विचार के साथ मैंने ये सोचा कि भाई जो हमारे अंदर जो स्किल है, जो भगवान ने हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ बेच के यहाँ पे भेजा है उनको इस दुनिया में, तो कुछ बेहतर करने के साथ साथ क्यों ऐसा करे कि भाई जब हमारा भी अच्छा हो साथ साथ में लोगों का भी भला हो। तो वही प्लेटफॉर्म को सोचते हुए हमने सोचा कि भाई एक ऐसा वर्क के साथ जुड़े कि जो सोशली इम्पेक्ट भी ला सकता है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो बस यही हमारी रूटीन बन गई और साथ साथ में लोगों का भी अच्छा लगने लगा, और हमारा तो साथ में था ही। बहुत से लोग सेवा का काम करते हैं। जी कुछ लोग अपने बिजनेस से टाइम निकाल के करते हैं, अपने जी। नौकरी से टाइम निकाल के करते हैं, फैमिली से थोड़ा सा समय चुरा कर सेवा का काम करते हैं। आप फुल टाइम में आ गए, बिल्कुल। क्यों? आप साइड में भी कर सकते थे यही जी काम, बिल्कुल। पर आपने फुल टाइम इसको क्यों दिया है? मैं फुल टाइम इसलिए, मैं पिछले 5 साल से सोशल मीडिया के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जब सोशल मीडिया की जब ज़्यादा व्याप बढ़ने लगा, लोगों के बीच में अवेयरनेस आने लगी इंटरनेट फ्री होने के बाद, तब एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं पहले कॉमेडी वीडियो बनाता था। जब टिकटॉक का टाइम था उस वक्त छोटा बहुत जो भी कुछ यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, टिकटॉक के माध्यम से कुछ वीडियो को रखते थे। और वीडियो रखने का मोटिव इतना ही था कि लोग हमारे वीडियो को देखें। फिर बाद में पता चला कि वीडियो तो बनाते ही रहे, तो उससे कुछ प्राप्त हो सकता है क्या? तो फिर पता चला कि इससे इनकम भी प्राप्त हो रही है। जब आप लॉन्ग वीडियो बनाओगे तो उस लॉन्ग वीडियो के माध्यम से जब गूगल के साथ जुड़ के, गूगल एडसेंस आप तो जानते ही होंगे, तो फिर पता चला कि इससे कुछ इनकम भी प्राप्त होती है। तो हमारे अंदर वो कीड़ा तो था ही कि भाई कुछ करना है वीडियो के माध्यम से। जब कॉमेडी बनाते थे वीडियो तब लोगों को अच्छा लगता था, नहीं लगता था, ऐसा कुछ स्ट्रगलिंग टाइम था। फिर एज अ कंटेंट क्रिएटर की बात कर रहा हूँ कि जब मैं इस फील्ड के साथ जुड़ा तब एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं सोचता था कि भाई क्या बेहतर कर सकते हैं। मान लीजिए अभी हम बना रहे हैं तो एक कंटेंट के रूप में लोगों के बीच में रख रहे हैं। बिल्कुल। तो वो कंटेंट कुछ ऐसा था कि भाई जब ये कंटेंट यहाँ पे गुजरात में बहुत कम चल रहे थे कि भाई चलो लोगों की मदद तो लोग लाखों साल से करते ही आ रहे हैं एक दूसरे की बातों को, पर पहला ऐसा था कि भाई जब एक हाथ से मदद करे तो दूसरे हाथों को पता नहीं चलना चाहिए, ऐसी मान्यता थी। बट जब सोशल मीडिया आने के बाद इस मान्यता को साथ में रखते हुए मैंने सोचा कि भाई क्यों ना पता चले लोगों को कि भाई हम कुछ कर रहे हैं तो लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई बेहतर क्या हम कर सकते हैं। तो एज अ कंटेंट क्रिएटर मैंने
और मेरी पूरी टीम के साथ में रखते हुए तब भगवान की कृपा भी थी कि भाई चलो लोगों को अच्छा लगने लगा। जो भी कुछ करते थे इनकम उसमें कुछ बेहतर करने के 5, 25, 50 हजार जो भी कुछ लोगों के बीच में जाके लोगों की मदद करते थे, फिर वो कंटेंट को फेसबुक में रखते थे, यूट्यूब में रखते थे, तो लोगों को अच्छा लगने लगा। फिर पता चला भाई एज अ कंटेंट क्रिएटर कि भाई इसमें पावर तो है, इसमें लोगों को अच्छा भी लग रहा है, लोगों को कुछ सीखने को भी मिल रहा है कि भाई ऐसे कुछ हो सकता है। क्योंकि पहले ऐसी मान्यता थी कि भाई चलो एक आंख को पता नहीं चलना चाहिए, बट धीरे धीरे बेहतर करने की हमने कोशिश करी और आगे जाके अभी क्या है कि भाई कंटेंट है तो हम फुल टाइम इस टाइम को मतलब ज्यादा मात्रा में अभी करने लगे हैं। तो एक कह सकता हूँ कि आप फेमस होना चाहते थे, जी और फेमस होने के लिए आपने टिकटॉक किया, आपने कॉमेडी किया, जी आपने शायद डांस भी किया होगा थोड़ा हाँ बहुत अपने बिल्कुल। लिए। हाँ बिल्कुल। हाँ, और उसी के अंदर में कोई एक ऐसा अच्छे वाला काम का, सेवा का काम का जी आपने एक रील बना दी और वहां से आप फेमस हुए, तो ये शायद उस तरीके से है। नहीं, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि भाई ये तो जितनी भी चीज मैंने कर रहा हूँ, कॉमेडी कर रहा हूँ, फिर वीडियो बना रहा हूँ, फिर उसमें सॉन्ग गा के भी वीडियो बहुत सारे ऐसे बनाए थे टिकटॉक के टाइम पे, तब फेमस होने का कुछ ऐसा मोटिव नहीं था। बट फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं भी ये सब जिंदगी से पसार हुआ हूँ, क्योंकि मैंने खुद मेरे फादर है नहीं तो मैं अनाथ आश्रम में पढ़ा हूँ। मैं उस पे आऊंगा जरूर हाँ, आपके साथ। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि भाई ये सब चीज मैं ये सब जो भी कुछ मोमेंट मेरे जिंदगी में हो रहे हैं, लोगों के पास जाने के बाद जो भी वो बातचीत करते हैं, फिर मैंने रोड के ऊपर भी काम किया है, तो वो सब रियलाइज होने लगा कि भाई चलो मेरे साथ दिल का लगाव होने लगा है। जब कोई व्यक्ति के साथ बैठता हूँ तब ऐसा नहीं होता कि भाई चलो मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा या फिर ऐसा कुछ। ये जो बात है ना, जो ये कंटेंट की बात, तो वो एक आत्मा से आत्मा के मिलन की बात होती है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल कंटेंट है, नेचुरल कंटेंट है, इसमें कोई स्क्रिप्टिंग नहीं होती है। जब दिल से दिल मिलता है तो लोगों को और अच्छे भाव से देखने का नजरिया बदलता है। तो फिर फेमस तो थे ही, ऐसी बात नहीं है कि भाई टिकटॉक में कम फॉलोवर थे, 4 लाख से भी ज्यादा लोग उसमें भी देखते थे, कॉमेडी में भी। हाँ, बट इस वीडियो को रखने के बाद एक आत्मीयता बढ़ने लगी, लोगों के साथ भी और जिस व्यक्ति के साथ हम बैठते थे उससे साथ भी। तो फिर क्या था कि भाई फिर रियलाइज होने लगा कि भाई मैं अपनी जिंदगी को इस क्षेत्र से तो पसार होकर यहाँ तक पहुंचा हूं मैं। क्या बात है। तो मुझे जो आप अभी बात कर रहे थे ना, तो मुझे थोड़ा ये एहसास हुआ कि शायद है ना, कई बार हमारा तकलीफ, अंदर की तकलीफ जो होती है, जी वो हमें एक ऐसे एक्शंस लेने में मजबूर कर देती है या उस तरफ ले जाती हैं। तो शायद आपने जैसे अभी कहा था, अभी जैसे एक हिंट दिया आपने कि आपके पिताजी बहुत कम उम्र में ही चल बसे जी थे और आपने शायद देखा ही नहीं उन्हें, नहीं, मैंने नहीं देखा, मैं 1.5 साल का था। तब वो गुजर गए। हाँ तब गुजर और गए। शायद उन्हीं की छवि को पाने के लिए जी आज आप जिनकी तकलीफें हैं, जो रोड पे अटके हुए हैं, उनमें अपने पिताजी की छवि देख रहे हैं, या उनके अंदर में उस दुख को दूर करने की रास्ता ढूंढ रहे हैं। इस वजह से उसके अंदर में तो आप नहीं ज्यादा उस तरफ खींचे जा रहे हो। हाँ हो सकता है, बट मैं ऐसा सोचता हूँ कि जब एक पिता का साया नहीं रहता है सर के ऊपर, तब बहुत ही लोगों के समाज के बीच में रखते हुए लोगों को बहुत ही बातचीत सुननी पड़ती है। जब छोटे थे तब बहुत ही कठिनाइयां थी, लोग कुछ ना कुछ ताना मार के जाते थे मम्मी को, परिवार को, तो सब सहन करना पड़ता है और उससे कुछ सीख के एक स्ट्रॉन्ग बनने का एक हौसला मिला और लोग ही हमें सिखाते हैं। और जब ऐसे व्यक्ति के पास जाके बैठते हैं तब एक एहसास होता है कि बस शायद मेरे जो पिताजी आज होते तो मुझे लग रहा है कि वो बहुत खुश होते हैं। और अभी भी मेरे साथ ही है, मैं ये भी ऑब्जर्व कर, मतलब मेरे साथ पता नहीं दिव्य शक्ति ऐसी है, भगवान का ऐसा आशीर्वाद है कि मैं जब भी कोई व्यक्ति के पास जाता हूँ तो मुझे ऐसा रियलाइज होता है कि मेरे पिताजी मेरे साथ ही है, मेरे को देख रहे हैं। और एक आत्मीयता बढ़ने लगती है, लोगों की बात और अच्छी तरह से समझने की, उनको बेहतर करने की कोशिश में करने की कोशिश करता हूँ। तो एक 1.5 साल का बच्चा जिसके पिताजी नहीं थे, जी उसे थोड़ी पता चल रहा है कि पिताजी ना होने का एहसास क्या है। तो ये एहसास जब होता है कि पिताजी अब नहीं हैं, लोगों के पिताजी हैं, उनके फादर है, पापा है, उन्हें खिलौना ला के देते हैं, जी ये चीज़ आपको कैसे एहसास हुआ? क्योंकि मैंने सुना आपके दोस्तों से, मैंने आपके दोस्तों जी से बात की थी, आपने अपनी स्कूलिंग एक अनाथ आश्रम में गुजारी थी, माताजी अलग से रहती थी, आपको वहां डाले, तो वहां पे आपने देखे नहीं होंगे बच्चों के खिलौने। हाँ नहीं, ऐसा तो कुछ वहां पे, क्योंकि अनाथ आश्रम में एक ऐसा व्यवस्था है कि भाई ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाता है जिनके मम्मी पापा दोनों नहीं या फिर एक नहीं है,
तो मेरे पिताजी नहीं थे जब मैं भावनगर नंदकुर्दा बालाश्रम में पढ़ता था। तब फैमिली जब मदद करने आती थी, क्योंकि वो भी एक संस्था है, क्योंकि अलग अलग लोग वहां पे भी लोग मदद करते थे, तब हम देखते थे कि भाई उनके पिताजी है और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, फिर मैं इस मुसीबतों के साथ, चलो ठीक है वो टाइम तो अलग था। बट अभी भी मुझे एहसास हो रहा है, क्योंकि अभी मैं भी एक बच्चे का पिता बना हूं, तो अभी थोड़ा टाइम पहले, तो अभी सब रियलाइज मुझे होता है कि शायद जब मेरे पिताजी होते तो यही मोटिव, मतलब यही मोमेंट उनके साथ भी क्रिएट होती रहती मेरे साथ। तो अगर इस समय पिताजी होते हैं तो उन्हें उनके साथ क्या ऐसी इच्छा है कि करनी है कि ये मैं चाहता हूँ कि मेरे पिताजी के साथ हो? बस एज अ बाप बेटे का रिश्ता तो मैंने टीवी में देखा है हाँ। ज्यादा मात्रा में, तो यही सोचता हूँ कि भाई एक फ्रेंडली, कि जहाँ पे मेरी अपनी जो अंदर की जो बातें हैं, जो ऐसे कहते हैं ना कि हर एक व्यक्ति का एक खास व्यक्ति होता है, तो मेरे खास व्यक्ति वो होते हैं कि शायद मैं अपनी हर एक बात उनको बता सकूं। इस मोमेंट पे पोपट आहिर भाई, अगर आपके पिताजी आपके सामने खड़े हो जी। तो आप क्या बात शेयर करना चाहोगे उनके सामने? अभी तो बस यही कि अब ऐसा कोई मोमेंट ही नहीं है मेरी लाइफ में कि मैं उनका चित्र भी सामने रख सकूं, क्योंकि मैंने उनका मेमोरी मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं है। ओके। क्योंकि आज तक कभी ऐसा एहसास ही नहीं हुआ है कि वो है नहीं तो मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा। बट यही मुझे वही प्लस पॉइंट मिलता है कि भाई मेरे पिताजी जो अभी नहीं है, बट वो मेरे साथ है, क्योंकि वही मुझे वो बाउंस बैक देता है कि भाई तू कर, तू, मैं तेरे साथ हो। और ये अनाथ आश्रम की लाइफ कैसी थी? आ, वैसे तो कह सकता हूँ बहुत अच्छी थी। जब एक कहते हैं ना, जो लावारिस बच्चा जो होता है, जो बिल्कुल। पिताजी नहीं रहता है, तो घर में जो सिचुएशन नहीं थी, हाँ। क्योंकि लोग ताने मारते थे आसपास के, अड़ोस पड़ोस के सगे संबंधी, उससे तो बेहतर थी अनाथ आश्रम की लाइफ। बट अनाथ आश्रम में वैसे ऑल ओवर देखा जाए तो एक कहता है ना कि जब घर की रोटी जब मिलती है तब उनकी वैल्यू नहीं होती है, हाँ। माँ के हाथ की। जब हम बाहर जाते तब हमें पता चलता है भाई रोटी की क्या कीमत है। तो वहां पे एक डिसिप्लिन सीखने को मुझे मिली। फिर जो पुस्तकी ज्ञान होता है तो वो तो हर एक स्कूल में मिलता है, तो जो व्यवहारिक रूप से एक आत्मीय का जो ज्ञान मिलना चाहिए वो मुझे वहां से मिला। और आज भी मैं अपनी गुरु माँ के पास जाता हूँ, वो बहुत खुश होती है, क्योंकि आज इतना बड़ा लोगों के साथ और सपोर्ट से जो आश्रम डेवलप हुआ है, तो वो बस वो मुझे देख के यही कहते हैं बार बार कि जो मेरा सपना था कि भाई 500 बच्चे उसने पढ़ाए एग्जाम्पल के रूप में, उनमें से एक बच्चे ने तो ऐसा कुछ किया जो उनकी लाइन पे आगे जाके और बेहतर लोगों की बिल्कुल। प्रति कर सके। तो वो बहुत अभी खुश होती है कि भाई, क्योंकि अनाथ आश्रम की लाइफ डिसिप्लिन वाली थी। सुबह 5:30 बजे उठ जाना, फिर 6:30 बजे कचरा पोता करना, फिर खुद का काम खुद करना, एक दूसरे की मदद रूप होना, फिर कहीं पे ऐसी जगह पे मत चले जाना जहाँ पे हमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि बच्चे के पीछे और कोई रहता नहीं था। तो बहुत डिफिकल्ट लाइफ थी वहां पे, वैसे देखा जाए बच्चे की उम्र से। आप आराम से बैठ सकते हैं। मेरा मन कर रहा है मैं आपके साथ एकदम आराम से ना गप्पे मारने वाली बातें करूं, बिल्कुल। तो एकदम जैसा मन करे वैसे आप बैठ जाइएगा। डेफिनेटली। घर की बातें, अपने घर जैसी बातें करनी है। फिर उसके बाद अनाथ आश्रम से फिर आप कहाँ आगे की तरफ निकल पड़े? फिर गांव में चले गए, मेरा जो माँ के पास वापस? हाँ, माँ के पास। और फिर वहां से फिर हम सूरत आ गए, ओके। और 2009 में हम सूरत में आए, और फिर सूरत में ही 10वीं 11वीं। तो अब तक माँ ने कभी इस 9 साल में आपने जो अनाथ आश्रम में निकाला, जी तो माँ कभी मिलने नहीं आती थी? हाँ, आते थे। वो तो कहना ही भूल गया मैं, बट वो वहां पे ऐसा नियम था कि महीने में एक बार आप मिल सकते हो। फिर छुट्टियों के टाइम पे, मान लीजिए अभी वेकेशन चल रहा है तो आप घर जा सकते हो। ऐसा सब कुछ वहां पे एक एज अ डिसिप्लिन, वहां पे हर एक मोमेंट को कैप्चर किया जाता था। तो फिर जब वापस आश्रम से माँ के पास गए थे, जी। फिर आगे कैसे कहानी बढ़ी आपकी? फिर हम सूरत आ गए, और भाई मेरे से बड़े हैं, तो वो एम्ब्रॉयडरी जो मशीन होता है, जो बड़ी, जो सिला साड़ी वगैरह बनाती है, जो एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन करते हैं, उसमें काम करते थे। फिर मैंने 10वीं सद्भावना स्कूल है वहाँ पे कंप्लीट करी। फिर 11वीं 12वीं साधना स्कूल है वहाँ पे साइंस में कंप्लीट करी। और मैं एजुकेशन के मामले में ऐसा था कि मेरा एक गोल फिक्स था कि मैं जब भी फेल होऊंगा तब मैं वहाँ से ड्रॉप ले लूंगा, निवृत्त ले लूंगा। निवृत्ति ले लूंगा। और धीरे धीरे आगे पीछे की मदद से, खुद की मदद से एजुकेशन में थोड़े बहुत आगे बढ़ते गए। और फिर मैंने पीटी साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया, और वहाँ पे बीएससी केमिस्ट्री मैंने कंप्लीट करने के कगार पे था, तब बीच में ही मैं फेल हो गया।
और एसवाई पे ही मैंने छोड़ दिया। तो साइंस क्यों, मतलब उस उम्र में साइंस का क्या सोच के क्या बनना चाहते थे? बस वही कि भाई सब लोग साइंस ले रहे अच्छा, दोस्त हैं। साइंस ले रहे इसलिए आपने भी साइंस ले मैंने भी लिया, साइंस लिया। पर आपको ये नहीं पता कि बनना क्या है। नहीं कुछ मतलब मैं पहले से मैं एजुकेशन का है ना एक बहुत ही बड़ा श्लोक है, अभी मैंने सुना था कि वो 5 लक्षण होने चाहिए तभी भी तभी आप उस एजुकेशन के फील्ड में आगे बढ़ सकते हो, और कोई भी वैसे भी कोई भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हो। वो संस्कृत श्लोक है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा अल्पाहारी ग्रहस्थ त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। હવે કાક ચેષ્ટા તો थी, બકો ધ્યાનમ नहीं था। अब ये काक स्व- चेस्ट और ये क्या है, मैं तो समझ गया हूँ, हाँ, पर थोड़ा ऑडियंस को समझाते हैं इस काक समय। चेष्टा मतलब कौवे की तरह। कौवे की तरह चतुराई होनी चाहिए। जब हम दूसरी तीसरी क्लास में होते हैं तब एक कविता आती थी कि भाई कौवा होता है जिसको प्यास लगी है, तो उनको एक माटले में पानी दिखता है और तो घड़े वो से फिर पानी निकालना हाँ जानता उसको है। निकलना चाहता है, भाई कैसे निकाले, फिर वो अपनी चतुराई से एक एक पत्थर डाल डाल के फिर वो पानी पीता है। तो सच- काक चेष्टा, कोई भी क्षेत्र में आपकी चतुराई होनी चाहिए। बको ध्यानम, जो बतख होता है जब कोई सरोवर पे या फिर नदी में जब आप उनको देखोगे तब उनका बहुत ध्यान, ध्यान हाँ के ऊपर होते उनका हैं। फोकस एक ही रहता है कि भाई मुझे एक ही मछली पकड़नी है, मेरा एक ही खुराक है, आसपास में जो भी कुछ हो रहा है होने दो, मुझे कोई मतलब नहीं है। बको ध्यानम स्वान निंद्रा, स्वान निंद्रा का मतलब है कि भाई आपकी कुत्ते जैसी ऊंघ होनी चाहिए। आप कुत्ते के पास में 2 बजे भी निकलोगे तब वो जग जाएगा। तो अलर्ट रहते हैं और नींद भी लेते हैं। हाँ नींद भी लेते हैं और अलर्ट भी रहते हैं। अल्पाहारी, खाने पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, जो पैसों, भूखा रह सकता है, कम खाता है। जी न्यूट्रिशन के बारे में पता होना चाहिए कि भाई कौन सा न्यूट्रिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। और गृहस्थ त्यागी, गृहस्थ त्यागी का मीनिंग है कि भाई पहले भी ऋषि मुनियों जब आश्रम स्थान चलाते थे तब राजा महाराजा के बच्चे बाहर पढ़ने जाते थे, उनका वैभव छोड़ के भी आश्रम में जाते थे। तो वो गृहस्थ त्यागी, जैसे मैं अनाथ आश्रम में पढ़ने गया था वैसे हर कोई बच्चा अपने घर से थोड़ा दूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर से, तभी उसकी वैल्यू बनती है, हाँ तभी ये सब विद्याएं चढ़ती हैं। चढ़ती है। और वही हाँ, 5 लक्षण जब होते हैं विद्यार्थी के पास तब वो आगे बढ़ सकते हैं अपने क्षेत्र में कारकिर्दी के। आप में लगा नहीं, आप में है। नहीं मैं नहीं था, और मेरे पहले से फिक्स था। और पैसे का जो मूल्य होता है ना वो मैंने वैसे बचपन से ही सीखा है, पैसे का क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ पर्सनली, मतलब जब यूज करने में आए या फिर सामाजिक रूप से या फिर पारिवारिक रूप से। जब मैं कॉलेज करता था तब मुझे मेरी मम्मी 10 रुपया देती थी, तब मैं वो वराछा से निकलता था, अठवागढ़ लाइन से आता था, 5 रुपए का रिक्शा लगता था बॉम्बे मार्केट से, और 5 रुपया वहां से अठवा लाइन से चल के फिर पीटी साइंस आने का 5 रुपया बचता था, तो रिटर्न में किसी के बाइक पे बैठ जाने का। वैसे 2 दिन का 5-5 रुपया इकट्ठा करके आलू पूरी खाता था। अरे बाप रे। अरे मतलब कि हर एक सारी चीज पैसे के मामले में मतलब पॉजिटिव रूप से, ऐसा नहीं किसी का गलत करके चलो वहां से 50 रुपया मिल रहा है तो मैं ले लूं। मेहनत करके कुछ अच्छा करने की कोशिश से बस पैसे के पीछे थोड़ा सा लगाव था कि भाई कुछ अपना खुद का खर्चा निकाल सको, क्योंकि घर की ऐसी स्थिति नहीं थी कि भाई मैं घर से मांगू। तो तो जब फेल हुए होंगे तो घर पे डांट तो पड़ी होगी बहुत। वैसे मेरे जो भी कुछ करता हूँ पहले मैं बता देता हूँ, इससे ज्यादा कम डांट पड़ती है मेरे को। बट ठीक है कि मम्मी थोड़ी वो कहते थे कि भाई तू पढ़ने लिखने में होशियार है, तो हाँ, आगे बढ़ सकता है, तू मेहनत कर। पर मेरा फोकस ज्यादा कहता हूँ कि बिजनेसमैन था मेरा पहले से, हाँ। तो बस यही सोचता रह कि क्या मैं करूँ। तो मैंने एक गैस की बोतल भी बेची है जो 50-100 रुपया मिल जाए ब्लैक के वो में, जब पहले बहुत चलता था, अभी तो सब हो गया है ऐसे ठीक। फिर आलू पूरी जो सूरत में फेमस है तो मैं वो भी शॉप डाल के मैंने अच्छा, एक दो आपकी उस लारी भी लगाई हुई है। हाँ लारी भी लगाई है कॉलेज के टाइम पे। फिर जो कुरियर का काम आता है, जो आजकल जो ये लोग ब्लिंकिट, पोर्टर वगैरह सब करते हैं, हाँ हाँ ब्लिंकिट करते हैं, हाँ वो वही आपने हाथ वही, से किया हुआ है। हाँ वही मैंने किया, 1 महीना उसमें भी काम किया है। तो फिर आपने आलू पूरी की लारी भी लगाई, जी। और फिर उसके बाद? फिर मार्केटिंग जो एमएलएम होता है तो उसमें अच्छा, मैंने, उसको भी नहीं छोड़ा, मतलब नहीं एमएलएम नहीं के अंदर में नहीं किस उसमें भी कंपनी के साथ थे आप? हर्बल लाइफ में था, सिक्योर लाइफ में भी मैं था, तो वहाँ पे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है कि लोगों के प्रति कैसे बातचीत करें। वहाँ की जो ट्रेनिंग होती थी, सब कॉन्शंस माइंड क्या होता है, वो बहुत कुछ वहाँ से सीखने को मिला है, और अभी वो बहुत कुछ उपयोगी भी बन रहा है। उस वक्त था कि भाई मैं कहाँ पे घुस गया हूँ, मेरा पैसा जा रहा है, बट अभी बहुत अच्छा लग रहा है भाई उस टाइम पे जो था मैं, तो अभी तो क्या उपयोगी बन एग्जैक्टली रहा है। सीखे जब आप एमएलएम में गए, क्योंकि काफ़ी लोग एमएलएम से बहुत ज़्यादा ही नाराज़ रहते हैं।
और आप भी बोल रहे हो आप भी फेल होके आए हैं, लेकिन जी। फिर भी क्या सीखा आपने उस समय? मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है कि जहाँ पे आपको एक ध्यान से पैर रखना है। आपको वहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है पर्सनली, कि भाई आप कौन हो, आप क्यों इस दुनिया में आए हो, आपका विज़न क्या होना चाहिए, आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, आपको आगे बढ़ने के लिए कौन सी स्किल की ज़रूरत होनी चाहिए, वो सब कुछ वहाँ पे आपको ट्रेनिंग में मिल सकता है। वैसे तो अभी तो काफ़ी सारे एमएलएम कंपनीज़ काम कर रही है और बहुत कुछ अभी तो इम्पैक्ट बढ़ चुका है। बट मैं जिस टाइम पे जिस दौर पे काम करता था, तब इतना सोशल मीडिया हाई नहीं था। तो धीरे-धीरे 1 टू 1 ट्रेनिंग हमारी बहुत सारी हुई थी, प्रोडक्ट बेस के मामले में। तो तब प्रोडक्ट को कैसे सेल करा जाता है, कस्टमर के बीच में जाते हो, तब छोटी-छोटी बातों का कैसे ख़्याल रखना पड़ता है। मान लीजिए आप गए किसी के घर में, एग्ज़ाम्पल के तौर पे, तो मैं आपके घर पे आया हूँ, तो मान लीजिए आप आपके शूज़ आप एज़ अ कस्टमर मेरे शूज़ देखोगे पहले कि इसने किसने कैसे कपड़े पहने हैं, शूज़ कैसा पहना है। तो सब कुछ वहाँ पे बारीकी सिखाया जाता था कि आपको कैसे व्यक्ति के पास जा रहे हो और उनके मुताबिक कैसे प्रोफ़ेशन को आपको चूज़ करना चाहिए। तो कई लोग सोचते हैं ना एमएलएम मतलब कोई एमएलएम वाला आ जाता है, अरे भाई इससे दूर हो ना, अभी कुछ चिपका के चला जाएगा। हाँ, बिल्कुल, वो नेगेटिविटी है थोड़ी, बट मेरे हिसाब से तो सही है कि भाई आपको सोच समझ के कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपका पैसा लग रहा है, तो पैसे को एज़ अ बिज़नेस माइंडेड आप जब लगा रहे हो, तो आपको सही कंपनी कैसी है, कंपनी कैसे काम कर रही है। तो अभी तो क्या है, सोशल मीडिया आ गया तो काफ़ी सारे फ्रॉड भी बहुत हो रहे हैं। तो मैं ऐसा नहीं सजेस्ट भी करूँगा लोगों को कि भाई आप कुछ इसमें आप चले जाओ, ये करो, वो करो, बट ठीक है कि आप सोच समझ के अपना कदम बढ़ाओ। और फिर एमएलएम के बाद फिर आपने क्या? फिर मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग काम करता था, तब मेरा 17,000 रुपये का ऊपर देवा हो गया था। अच्छा, 17,000 का आपके हाँ, ऊपर आ गया था। आ गया था, कर्ज हो गया था और वो कर्ज को पे करने के लिए मैं घर से माँग नहीं पा रहा था, क्योंकि बहुत सारी मदद घर से ऑलरेडी ले ली थी मैंने। तब बहन के पास से मैंने ब्याज पे पैसे लाया था, तो उसको भी चुकता करना था। तब तब बहुत कुछ दिमाग में चल रहा था, क्या करूँ, क्या करूँ? नेगेटिव थॉट भी आ रहे थे, बट सोचा था कि इस रास्ते पे जाना नहीं है। तब एक मेरे मित्र थे जो मेरे साथ अनाथ आश्रम में पढ़ते थे, तो उसने एक मोबाइल की दुकान खोल के रखी थी। तो मैं उनके पास गया कि भाई मुझे 5,000 रुपया दे तू, तो हाँ, मेरा एक हफ्ता है तो मैं उसको पे कर सकूँ। हाँ, तो उसने मुझे 5,000 तो नहीं दिया, पर वो बोला कि भाई मेरे पास एक रोज़गार है, तू एक काम कर, तो आगे तेरा 5,000 से भी ज़्यादा तू कमा सकता है। मैंने बोला कोई बात नहीं, बता क्या रोज़गार है? तो बोला कि भाई देख, अभी कवर का बहुत मार्केट है, मोबाइल बहुत नए-नए आ रहे हैं, तो आपको टेम्पर्ड ग्लास भी लगाना, आपको जो सीख जाओगे तो आपको अच्छा प्रॉफ़िट उसमें भी मिल सकता है। फिर मेरे मित्र ने मुझे रोज़गार सिखाया कि भाई मैंने तब भी 20,000 रुपया फिर और ब्याज पे लाया, फिर 15,000 का कवर लिया, 5,000 का ग्लास लिया। और उस वक़्त कवर का ऐसा था कि भाई कहते हैं ना कि भाई मॉडल हर रोज़ नए-नए बदलते हैं। तो 15,000 तो मेरा लॉस हो गया, पर जो 5,000 का जो ग्लास लिया था, हाँ। फिर मैंने सोचा कि भाई दुकान तो डालनी नहीं है, क्योंकि इतना तो पैसा था नहीं मेरे पास। फिर रोड पे बैठना मैंने चालू किया। रोड पे धीरे-धीरे कमाई होने लगी, आगे बढ़ता गया और 3 महीने के बाद पूरा कॉन्सेप्ट बदला मैंने कि भाई एडवर्टाइज़मेंट के साथ में रखते हुए जो कैनोपी होती है, बिल्कुल। कैनोपी लगा के हम बैठते थे। उसमें भी हमने जुगाड़ लगाया कि भाई कैनोपी का खर्चा 5,000 की कैनोपी आती है, तो मैंने 1,500 की बना दी कैनोपी, जो पीओपी पाइप से बनती है। हाँ। तो वैसी कैनोपी फिर लगा दी रोड के ऊपर और लोगों को अच्छा लगा। जो ग्लास 100 रुपए का मिलता था, वो हम 50 में लगाते थे, तो क्राउड बढ़ने लगा और धीरे-धीरे हमारा भी प्रॉफ़िट बहुत अच्छा होने लगा। जो भी कुछ माथे पे कर्ज़ था वो दे दिया और सुकून वाली ज़िंदगी टफन ग्लास ने फिर लाई शुरू थोड़ी कर दी। बहुत। हाँ, सेट करी। उस मतलब आज ज़्यादा समय की बात नहीं, आप 4-5 साल पुरानी कहानी बता रहे हो। नहीं, ये 7 साल है। 7 साल पुरानी हाँ, है। 7 साल पुरानी जी। और आज ये जो 17,000 रुपए का कर्ज़ माथे पे था, हाँ। ये अमाउंट कहने को बहुत बड़ा नहीं था। हाँ, बिल्कुल आज के टाइम में बड़ा नहीं है, पर उस वक़्त बहुत बड़ा था। उस वक़्त इतना बड़ा ये पहाड़ जैसा क्यों लग रहा था आपको ये? क्योंकि पहाड़ इसलिए लग रहा था कि घर से मदद माँग नहीं रहा था मैं, हुँ, और घर की सिचुएशन ऐसी थी कि भाई 50,000 भी जो इधर से उधर हो जाए ना, हुँ। तो बहुत सारी 1 साल की मेहनत पानी में चली जाती थी। ओह हो! तो फिर मैंने वो पैसे ब्याज पे लिए थे और हाँ, ब्याज से भी मेरे बहन के पास से लिए थे, तो वो भी बहुत बड़ी बात थी। तो हाँ। ये सब मतलब बहुत बड़ी बात थी उस वक़्त की। तो ये सब क्योंकि और मेरी उम्र भी क्या क्या थी, 18 साल समथिंग थी, हाँ, 17-18 साल का था मैं। और उस उम्र में अभी 17-18 साल के बच्चे को अभी के टाइम पे देखिए आप,
जिसको खुद के बारे में खुद पता नहीं कि मैं किस क्षेत्र में जाना है, अभी मोबाइल है तो मोबाइल पकड़ के बैठे रहते हैं। तो उस वक्त मैं ये छोटा मोट करता रहता था और ऐसा था मेरा क्लियर कि भाई मैं करूँगा जो हाँ। वो उपयोगी बन सके, खुद के लिए भी पहले और लोगों के लिए भी। तो वो मोटिव मैंने मल्टी लेवल मार्केटिंग से सीखा था कि भाई जो भी कुछ आप काम करो तो पहले अपने बारे में सोचो, फिर आप अपने परिवार के बारे में सोचो, फिर आप अपने जो रिश्तेदार हैं उनके बारे में सोचो, फिर आपके गांव के बारे में सोचो, फिर शहर के बारे में, फिर राष्ट्र के बारे में। तो लोग अभी क्या करते हैं कि भाई पहले बड़ा बड़ा सोच लेते हैं, और होता खुद का, कुछ नहीं है। हाँ नहीं हो सकता है ना, जो खुद के बारे में पहले नहीं सोचेगा। क्योंकि जो मैं तंदुरुस्त रहूंगा, मैं अच्छी तरह से अपना रेगुलर लाइफ जीऊंगा, तब मैं कुछ बेहतर करने की कोशिश कर पाऊंगा ना। तो मैं कैसे बड़े बड़े सपने देख पाऊंगा। तो ये सब दिमागी खेल है। तो फिर ये रील बनाने का कहाँ से सूझा आपको? बस वही कि जब 2016 के बाद जब इंटरनेट फ्री हुआ तो मोबाइल का बिजनेस तो मेरे पास था ही। तो लोग नए नए मोबाइल लेके आते थे, तो मुझे इंटरेस्ट था मोबाइल के अंदर बहुत, कि भाई इंटरनेट से क्या नहीं हो सकता है। तो ये जानने की कोशिश ज़्यादा थी और बिजनेस ही मोबाइल का था तो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। तो धीरे धीरे टिकटॉक आया, तो फिर देखा कि भाई लोग वीडियो क्यों बनाते हैं। तो वीडियो बनाने का मोटिव फिर पता चला कि वीडियो के पीछे आपको एक इनकम जनरेट होती है और इनकम का भी अलग अलग स्रोत होता है। एडवर्टाइज इनकम होती है, फिर ऐसे गूगल एडसेंस के थ्रू आपको इनकम होती है, स्पॉन्सरशिप की इनकम होती है, फिर ये एफिलिएट मार्केटिंग की इनकम होती है। तो ये सब इनकम का, क्योंकि पैसा का तो था ही वो दिमाग में कि भाई करना है कुछ। तब धीरे धीरे माइंडसेट उसमें हुआ। टेम्पल ग्लास का तो बिजनेस था ही, पर साथ साथ में इसको साइड में करना चालू किया और धीरे धीरे सेटअप करने लगा। सीखने की कोशिश करी मैंने कि भाई वीडियो के पीछे क्या होता है। भाई एज अ डीओपी होती है, फिर स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, फिर उसका जो भी कुछ माइक वगैरह होता है। उस वक्त मैं मोबाइल का ही माइक यूज़ करता था। अभी तो मान लीजिए हमारे पास इतना बड़ा इक्विपमेंट है तो यूज़ करते हैं। और उस वक्त जो दूसरा मोबाइल होता था माइक्रोमैक्स का, इंटेक्स का, फिर वो मोबाइल का माइक यूज़ करता था मैं। और पहली रील कौन सी बनाई थी, आपको याद है? हाँ सबसे बिल्कुल। पहला काम किया मतलब रील कॉमेडी का या क्या? मैंने गुजराती जो लग्न गीत होता है ना, हाँ। वो मैंने गाया था। और फटाना कहते हैं हम। अच्छा। हाँ। और कैसा, मतलब एक बार बताइए क्या होता है ये फटाना? फटाना मतलब जब दोनों रिश्तेदार आमने सामने आते हैं तब एक ये सॉन्ग गाते हैं कि भाई तू ऐसा है, तू तेरी, मतलब ऐसा कुछ होता है हंसी गुजराती में, मजाक वाला हंसी एकदम सा। मजाक वाला कॉमेडी। और ये मतलब अपने फोक फोक गिना जाता है, गुजराती फोक गिना जाता है इसको? लग्न गीत कहते हैं अभी एक तो। एक एक थोड़ा हो जाए यार, एक थोड़ा हो जाए, छोटी सी 2 लाइन। ગુજરાતીમાં જ છે। हाँ, चाल से है। ફૂલનો તે ગજરો ને ગજરામાં મોતી, મારા બેનને ખબર નહોતી આ તો મારા ભાઈ કરતા મોટો, એવું મતલબ ચાલે એમ। અત્યારે તો એટલું પરફેક્ટ લિરિક્સ નથી, પણ ठीक છે। ये समय अलग હતો, अलग अलग गुजराती सब सॉन्ग गाते थे फटाना और लोगों को बहुत अच्छा लगता था। और मेरी एक सिग्नेचर स्टाइल थी, मैं ऐसे गाल पे उंगली रखता था, हाँ। तो लोग उसका रिमिक्स भी बहुत करते थे। तो फिर क्यों छोड़ दिया एकदम से? अभी तो गाने का आपने बिल्कुल छोड़ दिया है। हाँ बिल्कुल। धीरे धीरे मतलब एज अ कंटेंट क्रिएटर दिमाग में क्या होता है कि भाई कुछ हम अच्छा दिखाएंगे तो लोगों को इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ेगा। उस वक्त हम जो दिखाते थे उसमें क्या होता है, लोगों के चेहरे पे स्माइल आती थी, लोग हंसते थे और कुछ नहीं हो सकता था उसमें। ठीक है कि भाई एक एंटरटेनमेंट था। एंटरटेनमेंट, और कुछ नहीं हो सकता था। तो फेमस होने की इच्छा तो होती थी, आज हाँ कितनी लाइक्स आई, आज कितने व्यूज आए, आज कितना हाँ, वो ये उस हुआ। वक्त बहुत था। और जब मैंने यूट्यूब चैनल नई नई बनाई थी तब मुझे याद है कि भाई मेरा जो 1000 सब्सक्राइबर का जो अभी भी उनका है क्राइटेरिया कि हाँ 1000 सब्सक्राइबर और आपको 4000 हाँ। घंटे फुलफिल करने हैं। तो 1000 सब्सक्राइबर मेरा 8 महीने पे हुआ था। और 8 महीने के बाद जब उनका नोटिफिकेशन आया मेल के द्वारा तब बहुत खुश हुए थे हम। और वो भी 1000 सब्सक्राइबर में से 200 सब्सक्राइबर तो ऐसे थे कि जो भी कोई कस्टमर आता था ना हाँ। टेम्पर ग्लास लगाने, उसको मैं सब्सक्राइब करवाता था, भाई ये मेरी चैनल है तो सब्सक्राइब कर। मैं आज भी करता हूँ, टेंशन मत लीजिए। कोई मुझे पूछता है तो क्या करता है, तो मैं कहता दिखा लाओ, मोबाइल लाओ, ये लो, सब्सक्राइब सब्सक्राइब करो। करो जाओ। हाँ, आज भी करता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करता हूँ, ये बिकॉज होता है। एक एक अपनी मेहनत का हाँ, है। और वो करना भी पड़ता है। हर एक नए कंटेंट क्रिएटर होते हैं और एज ए कंटेंट क्रिएटर जब कोई भी नया कॉन्सेप्ट हम लेके आते हैं तब
उत्सुकता रहती है कि लोगों के बीच में हमारा विचार पहुंचे। बिल्कुल। और वो उस ऐसा नहीं कि मैं फेमस हूँ, हाँ। बट जो विचार हमारा लोगों तक पहुंचेगा तो लोग ऑटोमेटिक हमारी बातों को समझेंगे, सुनेंगे। और मैं आज के दिन तक भी मैं ऐसा नहीं मानता हूँ मैं कुछ हूँ। हाँ। आज के दिन तक मैं कुछ नहीं हूँ। मैंने कुछ भी किया, मेरी एक पार्ट ऑफ लाइफ है। मैं ये काम नहीं करता तो कुछ और करता होता। तो मैंने कुछ नहीं किया है, जो भी कुछ किया है लोगों की वजह से है। भगवान की कृपा है थोड़ी सी, तो और ज़्यादा लोगों को प्यार मिल रहा है। बाकी तो मैं क्या हूँ, 24 घंटे मेरे पास है, 24 घंटे आपके पास है। बिल्कुल। एक सेकंड भी मेरे को ज़्यादा नहीं मिल रहा है और आपको भी नहीं मिल रहा है, तो मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। बट बेटर बस ये है कि भाई मेरा विचार लोगों को अच्छा लग रहा है। बस वही विचार के साथ कोई भी कंटेंट क्रिएटर काम करेगा तो मुझे लग रहा है कि उसके क्षेत्र में उनको सफलता ज़्यादा दूर नहीं है। और आज के टाइम में ऐसा हो गया भाई कि भाई 1 लाख भी फॉलोवर हो जाए ना तो लोग अपने आप को कुछ समझ लेते हैं कि आई एम समथिंग। ओ, मैं आगे पीछे बॉडीगार्ड घूमने लगते हैं। मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर हूँ, बिल्कुल इन्फ्लुएंसर बिल्कुल, हूँ। इन्फ्लुएंसर हूँ और मैं जो इन्फ्लुएंस, बोलता हूँ वो लोग करते हैं। हाँ, और इन्फ्लुएंसर का तो मीनिंग ही लोगों ने चेंज कर दिया। बिल्कुल। इन्फ्लुएंस मतलब बहुत बड़ी पावर होती है एक शब्द में। 100% आप किसी की जिंदगी पे फर्क ला रहे हो। हाँ, आपके बात से, विचार से, आपके खाने से, आपके एक्शन से, आपके कपड़ों से, बिल्कुल। आपके व्यवहार से, आपके कहाँ जाने से लोग आपको देख के उनके अंदर में एस्पिरेशन जागता है, बिल्कुल। उनके अंदर में इच्छाएं जागती हैं, उनकी लाइफ में बदलाव की तरफ उनका मन जागता है। तो वो एक बहुत जिम्मेदारी का काम है बहुत। जो आजकल लोग नहीं देखते हैं। नहीं, वो शब्द कोई अलग समझ लिया। इन्फ्लुएंसर मतलब અમારા ગુજરાતીમાં છે ને એક ગુજરાતી જોક્સ છે, હમણાં અકુબા ગઢવી બહુ વાત કરે हाँ हाँ જોક્સની, हाँ। કે કંઈક સારું ગધેડા કે ઇન્ફ્લુએન્સરના ગધેડાઓ આવી ગયા। ઇન્ફ્લુએન્સરનો મતલબ જ કોઈ નથી ખબર હાલની ટકમાં। नहीं नहीं है, लोग मतलब सोचते हैं कि बस फेमस होना है, सेलिब्रिटी होना एक अपने आप में इन्फ्लुएंसर हो गया, कि बस मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, चाहे वो मैं गाली दूं, चाहे वो मैं किसी को बुरा भला बोलूं, जानबूझ के बोलते हैं। करंट सब्जेक्ट आना चाहिए और सब बोलेंगे। हाँ, बिल्कुल। आप उसको जियो या ना जियो, अभी जैसे इंडिया पाकिस्तान का हुआ तो बस बोलना है क्योंकि करंट सब्जेक्ट है, क्योंकि लोग सुनेंगे करंट सब्जेक्ट को, तभी मेरा ज़्यादा कंटेंट बनेगा, तभी मेरा ज़्यादा क्या बोलते हैं सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, एंगेजमेंट बढ़ेगा। कोई मतलब नहीं पर है। आपने कभी उस सब्जेक्ट को ना डीप में देखा, ना कभी उसके अंदर स्टडी की, ना कुछ किया, बस बोलना है। अभी कुछ किसी को हो जाए, अभी कोहली ने रिटायरमेंट ली है, लोग शुरू हो जाएंगे, देख लेना थोड़ी देर के अंदर में। तो ये ये होने ही अलग। वाला है, हाँ, इसका बिल्कुल कोई। बिल्कुल। बट मेरा ऐसा मानना था कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मेरे से कुछ हो नहीं रहा है। मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ वो अपने पहले अपने बारे में सोचता हूँ, और जो कुछ लोगों के प्रति जो रिएक्शन होता है वो कुदरत का प्रभाव है। और कुछ अच्छा हो रहा है तो भगवान का और लोगों का आशीर्वाद है। बस वही विचार के साथ आज भी जी रहा हूँ। बाकी मैं कुछ नहीं हूँ। और जब मैं अपने आप को ये समझता हूँ ना तब मुझे शांति से नींद आती है, अपने आप को रिलैक्स फील करता हूँ। आज के टाइम में भी मतलब मैं कहीं से भी निकल जाऊँ तो किसी को पता नहीं चलेगा कि भाई ये है। बिल्कुल, क्योंकि आप उतनी सादगी में रहते और हो। रहना भी चाहिए। हम कुछ नहीं है, हम हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं। एक झटका लग गया, यूट्यूब वाला का मूड बदल दिया और बोल दिया तू निकल यहाँ से, क्या करेंगे? इंस्टाग्राम वाले ने बोलते हैं भाई तेरा प्रोफाइल बहुत ठीक नहीं है, हाइक कर देता है। या हाँ, फिर इंस्टाग्राम ही उठ गया तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे अभी जो। 4 लाख फॉलोवर था टिकटॉक पे, हाँ, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, क्या कर लिया? कुछ नहीं किया, बस अपनी ज़िंदगी तो जीनी पड़ेगी हमें। हाँ, अपनी बिल्कुल काबिलियत पे तो हमें अपनी काबिलियत पे भरोसा बिल्कुल रखना ही पड़ेगा। चाहे एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरे रास्ते पे वापस ज़ीरो से शुरू करके उसको नई बिल्कुल। दिशाओं में ले जाना ही पड़ेगा। तो वही नई दिशाओं में जो आप कॉमेडी के बनाते थे, गीत जी गाते थे, वहाँ से अचानक सेवा के काम में गए, जी। तो वो पहला सेवा का काम किस तक कौन सा किया था, क्या किया था? वैसे जब आगे भी हमने बात करी थी इस बारे में कि वह जो एक मैं मतलब जब वीडियो बनाने का जब मूड रहता था, टफन क्लास बेस्ड फिर मैं चला जाता मेरे फ्रेंड के साथ भाई एक मैंने आज, क्योंकि उस वक्त भी कंटेंट क्रिएटर का क्या दिमाग रहता है कि भाई कहीं से भी देखा हुआ चीज़ कहीं पे चिपका देने का। बिल्कुल। तो किसी को देखा होगा आपने हाँ, सेवा में? मैंने देखा था कि एक दिल्ली में कोई कंटेंट क्रिएटर है, उसका मैंने देखा था कि भाई चलो हम गुजरात में गुजराती में ट्राई करते हैं, अच्छा। शायद लोगों को अच्छा लगे ना लगे, देखते हैं, फिर वो तो लोगों के ऊपर है। फिर हमने एक फैमिली को देखा था जो रोड के ऊपर थे बच्चों के साथ, मजूर भाई थे और उनकी वाइफ थी, तो बैठे थे। तो फिर हमने उनके पास गए, उनकी बातचीत को सुना। उनके पास कुछ खाने की व्यवस्था नहीं थी, कुछ बच्चों को कपड़े वगैरह नहीं थे। तो उस वक्त उनको हम डीमार्ट पे लेके गए बच्चों को, और उनके वाइफ को कपड़े दिलाए, बच्चे को दिलाए, वैसा कुछ करके एक पूरा कंटेंट बनाया। वैसे 4-5 कंटेंट लोगों को बीच में रखा। हाँ फिर एक कंटेंट ऐसा था कि एक दादी माँ थी
जो 100 साल समथिंग उनकी उम्र थी और कुछ बेच रही थी पानी की बोतल वगैरह, और उस वक्त उनके पास हम गए और फिर उनके साथ बातचीत करी नेचुरली। तो उसने बोला कि भाई ऐसा कुछ मेरे जीवन का असला मसला है, कुछ खाने का भी कुछ है नहीं घर में। तो फिर वो राशन की दुकान पे गए, उनका राशन ले दिया, फिर उनको घर पे छोड़ दिया। तो पूरा कंटेंट हमने रखा फेसबुक पे, यूट्यूब पे, और उस वक्त कुछ चल नहीं रहा था। आते थे व्यू 1000, 2000, 5000, मैक्सिमम 10,000, तो बहुत खुश हो जाते थे। हाँ। तो वो वीडियो रखने के बाद फेसबुक में 4.5 लाख व्यू आ गए सडनली, 1-2 घंटे के अंदर। और फिर लगा कि भाई ये क्या हो गया, चमत्कार जैसा हुआ कुछ, और लोगों को अच्छा लगने लगा। फिर उस वक्त वो वीडियो में मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया था, तो लोगों का बहुत सारे फ़ोन आने लगे कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपको मदद करनी है, आपको आगे बढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए। तो फिर लोगों का इतना प्यार मिलता गया, फिर धीरे धीरे वही कंटेंट पे काम करते गए, वही लोगों का प्यार मिलता गया। फिर धीरे धीरे संस्था के बारे में पता चला कि भाई एनजीओ क्या होता है, गवर्नमेंट इसमें कैसे इन्वॉल्व होती है, मदद क्या करते हैं, गवर्नमेंट की कैसे कैसे योजनाएं होती है, वो सब चीज़ों का नॉलेज प्राप्त करना शुरू किया। और धीरे धीरे आगे बढ़ने की एक कहते हैं ना कि अलग अलग कॉन्सेप्ट पे काम करने की शुरुआत करी हमने। और आपने खुद का भी एनजीओ खोल लिया अब इसके जी अंदर में, और पूरा ये एक इकोसिस्टम आपने क्रिएट कर लिया है जी जहाँ आप एक कंटेंट बनाते हैं, उस कंटेंट को आप लोगों के बीच में रखते हैं, रखते हैं। फिर वहाँ से लोग आपको लिंक के अंदर आते हैं, आपको जी डोनेशंस देते हैं, जी और पूरा एक इकोसिस्टम बनाया। बहुत सारी चीज़ें आपने डेवलप की जी। हैं। इज़ इट नॉट अ बिजनेस? क्या ये बिजनेस नहीं है? जो एक नज़रिए से देखोगे आप, तो आपको, जब आप दूर से देखोगे तो आपको लगेगा बिजनेस है, और जब आप हमारे नज़दीक आओगे, हमें जानने की कोशिश करोगे, हमारी पूरी व्यवस्था को देखो, तब आपको लगेगा कि नहीं, ये पूरा ट्रांसपेरेंसी काम है। क्योंकि मैं हर वक्त जितने भी इंटरव्यूज़ हुए, लोगों के बीच में बोलने का मुझे मौका मिला, तो मैं कहता हूँ सामने से कि भाई मैं अपना पहला स्वार्थ देखता हूँ, और जो अच्छा हो रहा है वो परमार्थ है। पहले स्वार्थ और परमार्थ का काम है हमारा। जो मैं, अभी मेरी उम्र कम है, हाँ। मेरे ऊपर जवाबदारी बहुत ज़्यादा है, मेरी फैमिली है और उनको भी संभालना है, मेरे खर्चे हैं उनको भी संभालना है। तो स्वार्थ क्या है मेरा? स्वार्थ मेरा ये है कि मैं जो भी कुछ बना रहा हूँ, फिर वो अच्छा कंटेंट है या बुरा कंटेंट है, तो वो कंटेंट की वजह से जो लोग देख रहे हैं, वो देखने की वजह से जो गूगल के द्वारा जो पूरा सिस्टम सेट किया हुआ है कि भाई आपको एडवर्टाइज का पैसा मिलेगा। हम्म। तो आप तो समझदार हो, आपको समझ जाओगे कि भाई इतना पैसा कहाँ से आ रहा है एज अ पर्सनली। हम्म। तो वो इतनी बड़ी इनकम है कि भाई मुझे नहीं लग रहा कि वो एक नॉर्मली मैं नौकरी करूँगा तो वहाँ से प्राप्त मैं करूँगा। तो ये व्यूज़ के माध्यम से, कंटेंट के माध्यम से जब मैं लोगों के बीच में वो बात रखूँगा, तो जब लोग देखेंगे तो उनकी एडवर्टाइज आएगी और उनको मुझे गूगल को मुझे पैसा देना पड़ेगा। तो ये तो आपकी पर्सनल इनकम हो गई कि हाँ, तो वो आपने जो मेरा उस कंटेंट स्वार्थ से है। आपने अपना पर्सनल इनकम खड़ा कर दिया। जी बिल्कुल, ये मेरा स्वार्थ है। हाँ। कंटेंट जो है वो लोगों का सोशल वर्क है। जो मान लीजिए कोई भी ऐसे बेगर है, हाँ, कोई भी बिल्कुल। ऐसे ज़रूरियातमंद है, जिनका मैं साथ बातचीत करता हूँ, जिनका मैं पूरा कंटेंट बनाता हूँ, तो उनका अच्छा हो रहा है, वो परमार्थ है। और जो अच्छा देख के लोग हमें सपोर्ट करते हैं, वो एनजीओ को सपोर्ट करते हैं, नहीं कि मुझे, जो हमारा पूरा जो सिस्टम सेट किया मतलब हुआ है। जो पैसा डोनेशन के फॉर्मेट में आता है वो जी प्योरली एनजीओ में आता है और बाहर चला जाता है। जी लेकिन ये पूरे सिस्टम को चलाने के लिए आप जो कंटेंट क्रिएट करते हैं वो आपकी पर्सनल इनकम हो गई। जी इस तरीके का आपने अपना जी एक सिस्टम बना के रखा हुआ बिल्कुल, है। और और ये होना चाहिए। नहीं, आई अप्रिशिएट दिस, लेकिन कुछ लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होता है, क्योंकि हाँ बिल्कुल। कुछ लोग जो सेवा में इतने मशगूल हो जाते हैं, इतने व्यस्त हो जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है ना कि भाई ये बार बार मांगने आता है, जी ये बार बार सेवा के नाम पे डोनेशंस मांगते रहता जी है, कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है, कभी इसका काम कर रहा है, कभी उसका बिल्कुल। काम कर रहा है। लोग दूर भागना शुरू करते हैं, हाँ बिल्कुल। लोग चिढ़ना लग जाते हैं कि यार ये क्या बार बार आ रहा है, इसका तो ये बिजनेस ही है, इसको कुछ और पड़ी नहीं है, पंचायत ही लगी रहती है, लोगों का ही जी ध्यान रखता रहता है, खुद का तो ख्याल रखता ही नहीं है। बिल्कुल। और ऐसे बहुत से लोग हैं। तो उन दोनों ही पक्षों के लोगों के लिए ये दिखाना चाहता था मैं, और जी, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा था ना ना, बहुत अच्छी बात कि है। और आज के टाइम में मैंने आगे ही आपको बताया कि एक हाथ को पता नहीं चल रहा है तो आप गलत हो, पता चलना चाहिए। कि आप 100%। एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को पता चलना चाहिए। क्योंकि जब आप कोई भी, मान लीजिए आपने मुझे 5,000 रुपये का डोनेशन दिया, तो आप डोनेशन दे रहे हो मेरे कार्य को देख के, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो जो कर रहा हूँ वो तो कर ही रहा हूँ, पर आपने मेरे कार्य को देख के मुझे 5,000 रुपये डोनेशन दिया। तो आपका एक होता है कि भाई मैं डोनेशन 5,000 दे रहा हूँ तो कहीं पे जा तो रहा है,
तो वो मान लीजिए आपने बोला कि मुझे राशन किट देनी है, तो मेरा कर्तव्य को राशन किट में दे रहा हूँ तो आपको मैं दिखाऊं, किसी को मशीन दे रहा हूँ तो मैं आपको दिखाऊं और लोगों को भी दिखाऊं। और अभी आप मान लीजिए कि सोशल मीडिया, अभी उस टॉपिक पे तो हम आए नहीं है, पर आएंगे धीरे धीरे, कि सोशल मीडिया का इतना बड़ा पावर है कि इंडिया का पहला ऐसा आश्रम भी हमने डेवलप किया है जिनका नाम हमने सोशल मीडिया आश्रम रखा है। क्या बात है, क्या और बात है। वो भी पैसे की बात करूँ ना तो वो हमारा दिमाग हिल जाए कि भाई इतना बड़ा लोगों के पावर में, इतना सपोर्ट के, लोगों के सपोर्ट के पावर में इतनी बड़ी ताकत है कि भाई 100%। एक भी पर्सनली किसी के पास नहीं मैंने गया हूँ कभी कि भाई आप मुझे सर 5,000 दो, 500 रुपया दो। बस सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने सपोर्ट दिया और इतना बड़ा बिल्डिंग आज बन चुका है। और वैसे लोगों के लिए कि जो व्यक्ति रोड के ऊपर थे, जिसको लोग पागल कहते थे, मेंटल कहते थे, लोग उनसे चिढ़ रहे थे, भाग रहे थे, और वैसे लोगों की सुविधा 1,000 से भी आसपास लोगों की सुविधा वहाँ पे बनी है। क्या बात है। और जिन ये पागलों को आप लेते हैं, मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस जी। देखे हैं, इन्हें यूरोपियन कंट्रीज़ में बम कहते हैं। इन पागलों को या इन गरीब लोगों को जो एक कोने में बैठे रहते हैं, वो लोग ढंग से भीख भी नहीं मांगते हैं, बिल्कुल बस पड़े रहते हैं और लोग दे देते हैं, पता नहीं क्या ढूंढते हैं, क्या सोचते हैं, किस दुनिया में रहते हैं। इन लोगों के पास लोग जाना भी नहीं पसंद करते हैं। बिल्कुल और आप उन्हें ले जाते हैं, उन्हें तैयार करते हैं, उनका पूरा चेंज ओवर करते हैं। बिल्कुल। मतलब ये हिम्मत कहाँ से आती है और ये करने की प्रेरणा बार बार कहाँ से आती है? अ, मैं जिस मोमेंट के साथ वहाँ पे पहुँचता हूँ और जब उनके पास जाता हूँ तब मैं भी ब्लाइंड हो जाता हूँ। बस ये सोचता रहता हूँ कि भाई मैं कुछ क्या कर सकता हूँ इसमें। और तब ईश्वरी शक्ति ऐसी है कि जो मुझे हिम्मत देती है, प्रेरणा देती है कि भाई नहीं, आज तेरी ये जिम्मेदारी है कि आज ये तू कर सकता है। क्योंकि मैं भगवान के ऊपर बहुत बिलीव करता हूँ, क्योंकि भगवान ने ही आज मेरे को डाउन से लेके यहाँ तक भेजा है, तो बस वही एक भगवान है मेरी नज़र से कि उनको कुछ बेहतर कर सकूँ। मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको दूँ कि मान जन्माष्टमी आ रही है, तब हम भगवान कृष्ण भगवान को नए नए पोशाक पहनाते हैं। तो आपको लग रहा है कि आपके कृष्ण भगवान आपके पोशाक पहन रहे हैं? नहीं नहीं, ये तो भावनाएं हैं, हमारी एक श्रद्धा है। श्रद्धा और भावनाएं हैं, और जिसे हम बेहतर तरीके से देखते हैं बिल्कुल और जिससे उस श्रद्धा से उस एनर्जी को हम ब्रह्मांड में बेचते हैं। बेचते हैं। और वही मैं कहना चाहता हूँ कि भाई आपको साक्षात एक इंसान मिल रहा है जो भगवान का अंदर रूप है। उनको आपको कपड़े पहनाने हैं, उनको आपको नहलाना है, उनके पाँव साफ करने हैं, उनका पेशाब साफ करना है, उनके हाथ साफ करने हैं, उनके मस्तक को साफ करना है, और वो जिंदा है। बिल्कुल जिंदा है। तो वही एनर्जी मुझे वहाँ पे रियलाइज होता है कि मैं भगवान को नहला रहा हूँ। क्या बात है। क्योंकि जो चीज़ हम मान लीजिए कृष्ण भगवान की मूर्ति है, जिनको हम अच्छे से नहलाते हैं, मस्त प्यार से उनको श्रृंगार करते हैं, मुरली लगते हैं, फिर मुंगट रखते हैं, जो एक श्रद्धा है। पर ये तो मेरे सामने एक जीते जागते भगवान है जो कभी कोई उनकी पर वो लोग डिमांड तो नहीं है। पागल है, मेंटली है, वो लोग तो मारकूट भी कर लेते हैं, तो डर नहीं लगता है आप नहीं, लोगों से? बिल्कुल नहीं लगता है। क्योंकि भगवान को डर तभी, भगवान से आपको तभी डर लगता है जब आप उनकी पास आप जब जाओगे तब कोई द्वेष होगा, कोई ऐसा भाव होगा जो स्वार्थ के रूप होगा, तब आपको डर लगेगा। पर कभी ऐसा केस हुआ होगा कि उन्होंने हाथ पांव मारे हो, आपसे हाँ लड़ाई की है? बिल्कुल। ऐसा तो मतलब मान लीजिए नॉर्मली है कि भाई मैं, मेरे पास कोई व्यक्ति 2-3 आ जाए, मुझे पकड़ने लगे, तो मैं क्या चुपचाप उसके साथ चला जाऊंगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। आपके पास में आऊँगा, आपको पकड़ लूँगा पीछे से, तो आपके पास इतनी तो दिमागी शक्ति है कि मैं, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो हाथ पांव तो और मारेगा फिर ही। उनके साथ मैं बात आपके साथ करूँगा, तब आपको पता चलेगा कि नहीं, मैं अपनी बातों को यहाँ पे रख सकता हूँ, समझ सकता है, ये मेरे लायक, समझने लायक व्यक्ति है। तब वो मेरे साथ घुल मिल जाता है, हमारी पूरी टीम के साथ घुल मिल जाता है, और बस इतना प्यार वहाँ से आता है, कोई वहाँ पे स्वार्थ की कोई सुगंध नहीं है। आज हम कहीं भी क्षेत्र में जाए तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ स्वार्थ तो मिलेगा ही। मैं उनके पास खड़ा हूँ तो मेरा भी एक छोटा सा स्वार्थ है कि मैं, मेरा वीडियो बन रहा है, बट उनके पास ऐसा कोई स्वार्थ की सुगंध नहीं है। और दुनिया में ऐसे तो हज़ारों लोग हैं, कहाँ तक पहुँचोगे आप? बस मेरा वीडियो हज़ारों लाखों तक पहुँच रहा है, तो मैं लोगों को भी बार बार ये कहता हूँ कि भाई वीडियो से आप कुछ सीखिए। मैं हर जगह पे नहीं पहुँच सकता हूँ, मेरी पूरी टीम हर जगह पे नहीं पहुँच सकती है, क्योंकि हम भी एक समय मर्यादा के साथ बंधे हुए हैं। पर जो वीडियो से लोग देखेंगे, उससे कुछ सीखेंगे, तो बेहतर हो सकता है, सभी लोग पोपट भाई बन सकते हैं। क्या बात है। और ये जो आप बेगर्स को उठाते हैं जी और उनको एक आश्रम में ले जाते हैं, पर बेगर्स की तो एक अपनी सिंडिकेट है जी जहाँ माफिया लगे हुए हैं। बिल्कुल भीख मांगने के भी एक पूरी सिंडिकेट है, माफिया लगी बिल्कुल हुई है, अंडरवर्ल्ड तक
पहुंची हुई है, ऐसा रिपोर्ट्स बोलते हैं, ऐसी बिल्कुल। मूवीज़ में बताया गया है और हमें सबको पता है कि हम वो होता है। लेकिन किस तरीके से होता है तो मैं नहीं जानता। बिल्कुल। तो कभी उनसे डर नहीं लगा? नहीं, क्योंकि हमारा जो क्योंकि अभी है ना, हमें एक कहते हैं ना कि जब व्यक्ति के पास जाते हैं तब हमें पता चल जाता है। एज़ अ एक्सपीरियंस बार-बार ये करने से ये थोड़ा अंदर आ चुका है कि भाई चलो ठीक है, ये व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है, या फिर ये व्यक्ति भिक्षुक है, या फिर ये व्यक्ति जानबूझ के कर रहा है। इतनी समझ शक्ति आ जाती है। और फिर आप उसी हिसाब से डिफरेंशिएट करके हाँ, रहते हैं। तो उन जगहों पे जहाँ पे वो सिंडिकेट में कुछ बच्चे फंसे हुए हैं, जी। भीख मांग रहे हैं, कभी उन्हें बाहर निकालने की कोशिश नहीं की? आज तक ऐसा कोई मोमेंट क्रिएट नहीं हुआ है, बट अंदर की ऐसी इच्छा तो होती है कि भाई ये क्या मसला चल रहा है, क्योंकि अभी चलो, अभी पहले तो ऐसा बहुत कुछ था। जब सोशल मीडिया नहीं था तब पहले के टाइम पे बच्चों को जानबूझ के उनके हाथ पैर काट देते थे। पिक्चरों में भी हमने देखा है, और ऐसे लाइव वीडियो भी बहुत सारे आए हुए हैं सोशल मीडिया में कि भाई ऐसे बेघरों का पूरा एक टोलकी होता है जो जानबूझ के भीख मंगवाते हैं। तो खास तौर पे गुजरात में ने तो कम देखा है मैंने, बाहर के राज्य का मुझे पता नहीं है, बट यहाँ पे गुजरात में ऐसा मेरी नज़र में कम देखा है मैंने। और आज तक ऐसा मोमेंट कोई क्रिएट नहीं हुआ कि जहाँ पे हम जानबूझ के इस बाबत को बाहर निकालें और लोगों को बताएं कि भाई इससे आप बच के रहिए, अपने बच्चों को भी और लोगों को भी एक समझ शक्ति देने की कोशिश करते हुए इससे आप सतर्क रहिए। गुजरात तो समृद्ध है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे चोरी हो चुके हैं, जी। यहाँ पे बहुत सारे लोग गायब हो चुके हैं। आप जिन गरीबों को, जिनका ट्रांसफॉर्मेशन आप करते जी। हैं, जिनकी मेंटल स्थिति को आप समझ के एक जगह ले आते हैं, कभी उनके परिवार वालों ने आपके साथ पंगा नहीं किया है? नहीं, बहुत कम केसेस है। एक केस मुझे याद है, सूरत का ही है, संजय करके एक व्यक्ति है जो मानसिक रूप से बीमार है। उनका उनका मैंने 2 बार रेस्क्यू किया है। अच्छा। हाँ, ये पालनपुर पाटिया पे ही रहते थे वो। हाँ। और शायद 35 आसपास उनकी उम्र थी। 35 साल आसपास उनकी उम्र थी, और वो अपने आप बोलता है। एक बार मैं उनको लेके गया आश्रम में, फिर दूसरे दिन उनका परिवार का फ़ोन आया कि भाई क्यों लेके गए आप? वो बिल्कुल सही था, वो थे, आप क्यों उनको बार-बार परेशान कर रहे हो? मैंने बोला भाई मेरे को फ़ोन आया था, और इसलिए वो ज़रूरियातमंद व्यक्ति है। आपका जो घर का व्यक्ति है, आपका रिश्तेदार है, आप उनके बहन हो, भाई हो, जो भी हो, हाँ। आप उनको घर पे रखिए ना। उनकी जो आपके पास सुविधा नहीं है, हाँ। तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। साइकियाट्रिस्ट की सुविधा है, या फिर आपके पास रखने की कोई सुविधा नहीं है, तो हम आपको ऐसे आश्रम की मुलाकात करवाएँगे जहाँ पे आपका भाई अच्छे से रह सकता है। तो फिर उनको दूसरे तीसरे दिन उनके भाई को ले गए। फिर मुझे 5 महीने के बाद फ़ोन आया कि भाई ये व्यक्ति वापस ऐसा हो गया। फिर हमने रेस्क्यू किया। तो फिर मेरे के ऊपर तो वो एफआईआर करने गए थे कि भाई ये व्यक्ति मुझे बार-बार परेशान करता है और जानबूझ के कर रहा है, हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। फिर वो मसला थोड़ा टाइम चला था, बट चलो ठीक है, लोगों की अलग-अलग मेंटालिटी रहती है, और ऐसे केसेस के साथ हमें पंगा बहुत कम लगता है। बट ऐसे भी केसेस है जब 25 साल के बाद परिवार मिलन होता है, 10 साल के बाद परिवार मिलन होता है, तब बहुत एक किक मिलती है अंदर से कि भाई चलो ठीक है, का एक वीडियो बनाने से शायद एक खोया हुआ व्यक्ति अपने घर जा रहा है। तो उस बाबत का हमें बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव वाइब्स मिलता है वहाँ पे। आप उनके साथ साइकोलॉजिकल लेवल पे भी काम करते हैं। जी। क्या मेजर रीज़न हैं ऐसे केसेस के होने के? पहला रीज़न है कि भाई घर में जो पूरा एटमॉस्फेयर बना हुआ रहता है जो प्यार का, वो कम होता है। वैसे बच्चों को वही नज़र से देखे जाते हैं जो बस पागल ही है, और पागलपन की एक अलग दुनिया होती है। मान लीजिए हमारी साइंस ऐसा कहता है कि भाई एक वर्ड को आप 1000 बार से भी ज़्यादा सुनोगे तो आप उनको एक्सेप्ट करोगे कि भाई मैं वही हूँ। हम्म। तो वैसे व्यक्ति, मान लीजिए मेरे घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिनको मैं प्यार देने की वजह उनको बार बार टोकता रहता हूँ, भाई तू तो पागल है, तेरे को समझ नहीं है, तू तो ऐसी है, तेरे को समझ नहीं है, तू ये काम ही मत कर, तू तो समाज से भी ठुकरा हुआ व्यक्ति है। तो व्यक्ति क्या करता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है, और वो एक्सेप्ट करने की वजह से लोग वहाँ से दूर जाने की कोशिश करते हैं। मुझे मम्मी पापा से प्यार नहीं मिला, भाई बहन से प्यार नहीं मिला, मैं घर छोड़ के आ गया। और दूसरा रीज़न है लत लग जाती है व्यसन की। जो ड्रिंकेड पर्सन होते हैं, कोई ऐसे गहरे जो नशे होते हैं, जो फिर वो धीमे धीमे पागल की तरफ चले जाते हैं। हाँ, जो एडिक्शन हो जाता है उनको, और जो एडिक्शन टाइम पे मिलता नहीं है उनको वो दवाइयाँ, तो वो फिर और ज़्यादा हावी हो जाते हैं उनके ऊपर। और फिर क्योंकि आप मान लीजिए दारू पी रहा हूँ मैं, तो दारू की एक हद होती है पीने की।
जब वो 100%। हद को क्रॉस कर दोगे तब आपको घर से प्यार नहीं मिलेगा, और प्यार नहीं मिलेगा तो आपको पैसा भी नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो आपको काम करने का रुचि नहीं मिलेगा, और जब आप पैसा काम सब कुछ छोड़ दोगे तब आप रोड पे आ जाओगे, और तब आपको लोग पागलों की नज़र से देखेंगे। और कोई ऐसा किस्सा है जो मतलब आपको बहुत इमोशनली याद है, या जी आप बहुत हर्ट हुए उसको सुन के, बिल्कुल। ऐसा कोई अभी है? तो रिसेंटली एक भाई था हमारा जो यूपी का साइड थे, उसका नाम प्यार से उनको पुष्पा कहते थे, और वो पुष्पा इतना मतलब दिल के अंदर चला गया था कि जब अभी ये होली के टाइम पे ही मैंने उनका रेस्क्यू किया था, फ़ोन आया था, और उनकी जो हरकतें थी जो समाज की दृष्टि से बहुत ही खराब थी, रोड के ऊपर जब वो रहता था तब, हाँ। फिर वो आश्रम पे आए, फिर थोड़ा बहुत साइकाट्रिस्ट के साथ काउंसलिंग किया, फिर उनकी दवाइयाँ चालू कर दी, फिर वो नॉर्मली धीरे धीरे होने लगा, और फिर उनके साथ जो आत्मीयता मिली, और इतनी आत्मीयता मिल गई कि भाई वो मेरे साथ और हमारा जो भाई है प्रतीक, फिर उनका हमारी जो पूरी टीम है उनके साथ एक घुल मिल गया, और एक दिन ऐसा हुआ कि किसी को बोले बिना ठीक हो गया तो चला गया ओ अपने माय घर, बाप रे। यूपी पहुंच गया, और फिर उनके घर से फ़ोन भी आ गया कि भाई मैं पहुंच गया हूँ, हाँ। आप टेंशन मत लेना, मेरे मम्मी पापा से बातचीत कर लो, फिर उनसे भी बातचीत करी, अच्छा हुआ वो घर पे पहुंच गया, अच्छी ऐसा क्या बात। था जो एकदम दिल में छा गया वो? उनकी जो हरकतें थी ना वो बहुत मस्त थी, वो बार बार हंसाता था, वो बात बात पे रोन भी लगता था, एक माँ की याद उनको बार बार आती थी तो बात बात पे रोने भी लगता था, कभी कभी वो कूदने लगता था, बहुत अच्छा व्यक्ति था, और बार बार वो पुष्पा का ही डायलॉग करता था। तो आप लोगों ने नाम पुष्पा रख दिया उसका? हाँ उनका नाम, और वही कहता मैं पुष्पा हूँ, और उनका अभी आज सुबह ही मैंने उनको याद किया था, उनका एक सॉन्ग था बहुत मस्त, वो मेरे जुबान पे बार बार आता रहता है कि साथी मेरे साथी इस दुनिया में उस दुनिया से टाणा ये आया क्या बात नहीं। है। धुन धुन एकदम धुन चिपक जाती है ओ मुंह पे। आम पछो टाणा हो जाता है, कुछ दो चार सफ़र में ऐसे हाँ मिल जाते हैं कि भले वो पल भर का सफ़र हो उनके साथ, यादगार रहता लेकिन है। यादगार रह और जाता अभी है। भी ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं आश्रम में भी कि एक कहता है ना कि पूरा परिवार बन चुका है, अभी हाँ। वहाँ पे जाते हैं लोग खुश हो जाते हैं, और नहीं नहीं, हम आपने जैसे बताया था, हम एक बार आपके आश्रम में ज़रूर आएंगे, पूरी बिल्कुल टीम लेके आएंगे, पक्का, और चीज़ें समझेंगे कि भाई कैसे किया जा सकता है, क्या बिल्कुल किया जा बिल्कुल। सकता है। इन लोगों को संभालने के लिए डॉक्टर्स के हिसाब से हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए आपके आश्रम के अंदर में, कि अगर आपको देख के कोई और आगे बढ़ना चाहता है इस आश्रम में? देखो, जब कोई व्यक्ति रेस्क्यू होके कोई भी व्यवस्था पे आता है तब उनको तीन चीज़ मिलनी चाहिए। पहली चीज़ खाने की, बिल्कुल। टाइम पे अच्छा भोजन मिल जाए, हाँ। टाइम पे अच्छी रहने की सुविधा मिल जाए, सर पे छत हो, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हो, और बस एक अच्छी सुविधा मिल जाए। और तीसरी चीज़ दवाइयाँ, जो काउंसलिंग के बाद साइकाट्रिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उनके पास जाके या फिर आपकी व्यवस्था पे भी जो आते हैं तो उनको टाइम पे आप उनकी जो दवाई साइकाट्रिस्ट ने दी उनको आप दोगे तो मुझे लग रहा है कि 5-6 दिन के अंदर रिजल्ट मिल जाता है, मिल जाता है लगभग। बहुत अच्छे से मिल जाता है। और ऐसा कोई व्यक्ति होता है जो घर में एकदम समृद्ध है, सब कुछ है, हाँ, फिर भी बस एक किसी छोटी सी बात की वजह से, या मतलब घर से निकाले जाने की वजह से हाँ भी आपको मिलने हुआ ऐसे कोई? बहुत सारे केसेस है, अभी हमारे एक मितेश भाई है जिसने डबल एमबीए किया है। डबल एमबीए? हाँ वो ओके। पारुल यूनिवर्सिटी में, उनका पिताजी भाई वगैरह सब बहुत समृद्ध है, उनकी बहन अमेरिका में रहती है, फिर वो उनका एक ही माइंड में चलता रहे कि मेरे बैंक में पैसे फंसे हुए हैं। बस वही दिमाग उनके वहाँ, और इतनी बुरी हालात थी उनकी जब उनका रेस्क्यू किया कि आप मतलब पास में भी नहीं खड़े रह सकते थे। फिर परिवार लेके गया नहीं अभी वहाँ पे ही रह रहा है, अभी आश्रम पे ही है, और बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं, पूरा डिपार्टमेंट उसने संभाल लिया है वॉशिंग का, अरे वाह। जितने भी प्रभु जी उनका वॉशिंग का काम उसका है। आप इनको सब प्रभु जी कहते हैं ना? जी सबको? सबको, ऐसा क्यों? भगवान है वो, और भगवान तो भगवान की बातों लोग से। भगवान कस्टमर में ढूंढते हैं, लोग भगवान पैसे देने वाले में ढूंढते हैं, लोग भगवान डॉक्टर में ढूंढते हैं कि मेरी जान कोई बचाएगा। आप इन लोगों के अंदर में अपने आप भगवान को बिल्कुल, और ढूंढते हैं। वही हमारे शास्त्र ने भी सिखाया ना कि भाई हर एक जीव में भगवान है, और वो भगवान को जब आप
ढूंढोगे बाहर की दुनिया में जाके, लाखों किलोमीटर जाके शेयर करोगे, तब आपको नहीं मिलेगा। बट अपने आप को झाँकोगे, एक वेत अंदर जाओगे, तब आपको ऑटोमेटिक पता चल जाए कि मेरे अंदर ही भगवान है, बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। एक किस्सा मुझे अभी समय याद आया, मैंने आप रिसर्च कर रहा था आपके बारे में। जी किसी को आपने रेस्क्यू किया, उसका ट्रांसफॉर्मेशन किया, जी और वो फिर आप ही के हाथों पे, आप ही हाँ के शोल्डर पे अपना हाँ बिल्कुल। श्वास छोड़ दिया था। वो मोमेंट ऐसा था कि वो सूरत रेलवे स्टेशन में जब फ़ोन आया हमें, एक हमारे फॉलोवर का एक बंदा है, थोड़े बुजुर्ग भी थे वो, और उनके पैर में कीड़े पड़ चुके हैं, पूरा गैंग्रीन हो चुका है। तो हम उनका रेस्क्यू किया। लाखों की तादाद में स्टेशन पे तो आते जाते रहते हैं लोग, पर किसी के पास इतना टाइम तो है नहीं कि उनके पास जाए, उनको हॉस्पिटलिटी की ज़रूरत है तो उनको लेके जाए। पर हमारी पूरी टीम गई, उनको हॉस्पिटल लेके गए, फिर उनका जो भी वो था मरहम पट्टी, कीड़े वगैरह सब कुछ निकाले, फिर उनको शेल्टर होम लेके गए। शेल्टर होम जब जैसे ही बाहर उनको एम्बुलेंस से निकाला, और तुरंत ही उसकी डेथ हो गई मेरे हाथों में। ओह शिट। और फिर वहाँ से एक विचार आया कि भाई ऐसे तो लाखों लोग हैं जो कीड़े मकोड़े की तरह मर जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता या फिर किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो कुछ बेहतर ज़िंदगी उनकी क्यों नहीं हो सकती है। सच बोलूं पोपट भाई, जी जिस डेली इमोशंस लोगों के देख के आप रोज़ उनके साथ सेवा करते हैं, शायद बचपन से आपने देखा होगा इसलिए क्या होगा, लेकिन अगर हम जिन्होंने बचपन से ये सब नहीं देखा होता ना, जी वो शायद ये नहीं कर पाता, हाँ बिल्कुल, वो तो है ही। वो बट ये कर ही नहीं पाता, क्योंकि आप तो बचपन से आपने शायद कई दिन भूखे निकाले होंगे, जी अनाथ आश्रम में निकाला है, खुद से पैसे कमाए, खुद से चीज़ें जोड़ी हैं, झोपड़पट्टियाँ देखी हैं, तो शायद आपको इनका दर्द दिखता भी होगा। बिल्कुल वरना हम इच्छा भी चाहे ना, जिन्होंने सिल्वर स्पून या गोल्डन स्पून में जन्म लिया है, हम अगर डाउन टू अर्थ रह भी जाए, जी इच्छा रख भी दे, दो पैसे दान भी कर ले, एक आधे की शायद हम रेस्क्यू करने में आपकी मदद भी कर ले, खुद से नहला भी दे, पर रोज़ इस इमोशनल ट्रोमा से अप एंड डाउन में जाना, और फिर कभी कोई एक आधी लाश, एक आधा व्यक्ति हमारे शोल्डर पे सांस छोड़ दे, एक आधा कोई हमें गाली दे दे, इन सब में तो फिर हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। ये शायद आप ही की लाइफ है, इसीलिए आप हैंडल कर पाएंगे। नहीं, बस भगवान ने दिया है और हम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र है, और हमारी पूरी टीम का इसमें हिस्सा है। हर एक व्यक्ति, जब कोई एक व्यक्ति आगे रहता है तो उनके पीछे काफ़ी सारे लोगों का आशीर्वाद रहता है, लोगों की मदद रहती है, सपोर्ट रहता है, साथ में हुए जुड़े हुए भी हो, ना जुड़े हो वो भी हो, अगेंस्ट भी हो, क्योंकि सभी लोगों का एक मिलाप होता है, तभी कोई व्यक्ति एक आगे बढ़ सकता है। और मैं यही मानता हूँ कि भाई आज जो भी मैं हूँ, वो मेरी जो पिछली ज़िंदगी का प्लस माइनस जो भी मैंने किया है, बिल्कुल। उतार चढ़ाव मैंने जो देखे, उसकी वजह से मैं आज हूँ। और लोगों का बहुत सारा प्यार है, लोगों का लोगों का सपोर्ट प्यार इतना है कि अब एक एम्पायर बन चुका है, है। जी एक बड़ा सा बड़ी जगह के साथ बड़ा एम्पायर हो चुका है बिल्कुल आपका, जिसके बारे में आपने पहले भी जिक्र किया था। बिल्कुल। तो थोड़ा उस बारे में और अच्छे से बताइए कि आपने क्या विजन लेके उसको काम कर रहे हैं। बस यही विज़न है हमारा कि भाई सोशल मीडिया क्या कर सकता है आज के टाइम में, और उनका जो एक अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो बहुत कुछ बदलाव आ सकता है आज के टाइम में। और एक तो बात मैंने बताई कि भाई जो 25 साल के बाद अपने परिवार से मिल रहा है, 10 साल के बाद अपने परिवार से मिल रहा है, 1 साल के बाद अपने परिवार से मिल रहा है, तो ये पावर कहाँ है? सोशल मीडिया में ही है। मैं तो कभी कर्नाटक गया नहीं हूँ, पर मेरा वीडियो वहाँ तक भी पहुँचता है, और लोग वहाँ से हमें फ़ोन कॉल करते, भाई ये मेरे घर का बंदा है, मैं उनको लेने आ रहा हूँ। उड़ीसा से फ़ोन आता है कि भाई आपने जो वीडियो रखा है तो हमारे घर का व्यक्ति है, उनको मैं लेने आ रहा हूँ। तो वो पहला लोग यहाँ तक पावर आते कैसे हैं? ट्रेन के माध्यम से, ट्रेन में बैठ जाते हैं, पागलपंदी में बैठ जाते हैं, आ बैठ जाते हैं, जाते हैं, चल जाते हाँ हैं। आ जाते हैं। और यहाँ पे आके भी लोग जानबूझ के भी हो जाते हैं व्यसन की वजह से, ऐसे भी लोग हैं। बट सोशल मीडिया का पावर ये है कि भाई मैं कभी कर्नाटक नहीं गया हूँ, ओडिशा नहीं गया हूँ, कभी दिल्ली नहीं गया हूँ, तो भी वीडियो को देख के लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। और दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि भाई सोशल मीडिया से बहुत बड़ा कुछ एक एम्पायर का जैसा भी बन सकता है। और जो मैंने आपको आगे बताया कि जिनका नाम भी हमने सोशल मीडिया आश्रम रखा है, जैसे आश्रय स्थान तो है ही कितनी कैपेसिटी वाला आपने ये आश्रम बनाया हुआ है? 1000। 1000 व्यक्ति के जी, आश्रम है। और बहुत बड़ा है, और पूरी जगह भी जो लैंड है पूरी खरीदी हुई है। और मैं भगवान की इतना कृपा समझता हूँ कि भाई एक भी सिंगल डोनेशन के लिए मैं किसी के पास, मेरी पूरी टीम भी पर्ची लेके नहीं गई है कि भाई सर आप मुझे 1000 रुपया दो, ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैं ये करना चाहता हूँ। तो कितना डोनेशन आया होगा मतलब? अनबिलीवेबल। लोगों का प्यार ही मतलब
और दूसरी बात यह है कि भाई हम नैतिक का अपने साथ रखते हैं, हम अपनी नीति को नहीं क्रॉस करते। भाई मान लीजिए संस्था चला रहे हैं तो उनका एक खर्चा होता है, जितने भी हमारे वॉलेंटियर भाई लोग यहाँ पे हमारे साथ काम कर रहे हैं तो उनको सैलरी भी हम प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल, वो तो ज़रूरी है, वरना हाँ, बिल्कुल। ऑपरेशंस कैसे करोगे आप? हाँ बिल्कुल, और जो भी कुछ खर्चा वगैरह होता है उसका मैनेजमेंट होता है, और पूरी हमारी ऑडिट की पूरी टीम है, जो जितना भी मान लीजिए आज के दिन पे डोनेशन आया तो उनका पूरा एक दिन में ऑडिट हो जाता है, और 1 महीने के बाद उनका जो भी कुछ उतार प्लस माइनस रहता है सब एक जो हमारी सिस्टम है उसको सेट की हुई है। बट कहने का मतलब है कि भाई इतना बड़ा एम्पायर एक ट्रांसपेरेंसी के साथ में रखते हुए हमने किया है। मान लीजिए आपने 350 रुपया एक सीमेंट की बैग के लिए दिया है, तो उस वक्त भी आपने यही सोचा कि पैसा हमारा सीमेंट की बैग के लिए गया है। तो वहाँ पे अभी ऐसे तो हजारों बैग वहाँ पे यूज़ हुई है, हजारों किलो लोखंड वहाँ पे यूज़ हुआ है, कंक्रीट वहाँ पे यूज़ हुआ है, रेती वहाँ पे यूज़ हुई है, टाइल्स वहाँ पे यूज़ हुई है, नल। और दूसरी बात यह कि वो एम्पायर बनाने में हमें ज़्यादा मुसीबत नहीं आई, क्योंकि हर एक व्यक्ति ने अपना काम समझ के अपने आप जिम्मेदारी ले ली। तो कितना बड़ा, मतलब मेरे पास एक कहानी है उसकी, पर मैं जी। चाहता हूँ कि आप ही बताइए कि कैसे कैसे किस्म के लोग आते हैं जो डोनेशन देने आते हैं वहाँ पे? एक किस्सा मैं सुनाना चाहता हूँ। एक फॉलोवर्स थे हमारे, उस वक्त हमें लोखंड की ज़रूरत थी, जो बांधकाम में काम आता बांधकाम है। काम आ लगे। तो वो लोखंड के लिए हमने फ़ोन किया कि भाई मेरे पास सस्ता लोखंड है, हाँ। और जो आप मार्केट से खरीद रहे हो वो 1400 रुपये का, एग्जाम्पल 1400 रुपये का है, हाँ। और आपको मैं 1300 में दूंगा। हाँ। तो भाई आपको 100 रुपये का संस्था को फ़ायदा हो बस, सकता है। हाँ। चलो ठीक है भाई, 100 रुपये को आप ऐसे नहीं तो ऐसे फ़ायदा दे रहे हो हाँ। संस्था को, तो हमने मंगवा लिया। हाँ। लोखंड आ गया, उतर भी गया, उनका जो भी कुछ रिसिप्ट वगैरह था उसका ट्रांजैक्शन भी हो गया, 3 लाख का ट्रांजैक्शन था। और उनका जो भी कुछ रिसिप्ट होता है ओरिजिनल जीएसटी वाला वो भी ले लिया। हाँ। फिर 15 दिन के बाद पुलिस आती है एक दूसरे आदमी के साथ, तो ये हाँ। लोखंड तो चोरी किया हुआ है। बाप रे, ये कैसा डोनेशन था? फिर वो आदमी को फ़ोन किया, भाई तूने क्यों ऐसा किया, तेरे हाँ। को ज़रूरत थी तो हमें बता देता। हाँ। फिर बोला कि भाई मैं बीबी बच्चे वाला आदमी हूँ और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, हाँ। और प्लीज़ आप ज़्यादा और कुछ मत करो वरना मैं फंस जाऊँगा। और कोई बात नहीं, फिर उसने 3 लाख रुपए तो वापस तो दे ही दिए थे, धीरे धीरे करके दिए पर दे दिए संस्था को 1 महीने के अंदर, और फिर वो लोखंड लेके चले गए। दूसरी कहानी लोखंड की, फ़ोन आता है गांधीनगर से, सॉरी अहमदाबाद से, जो हमारे आज के टाइम के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। भाई आपको क्या ज़रूरत है? हमने बोला भाई लोखंड की ज़रूरत है। हाँ। ठीक है कोई बात नहीं, आपका जो भी कुछ आर्किटेक्ट ने दिया है प्लांट वो मुझे दे दो, मैं आपको भिजवाता हूँ। भिजवाता हूँ, जो भी मेरे से हो सकता है वो। हाँ। हमने उस वक्त फ़ोन आया, भाई हो सकता है प्रैंक कॉल हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है। तब सोचा कि भाई होगा 1 भारी 2 भारी अथवा लाख रुपए का डोनेशन होगा, 2 जो लाख भी का, देगा। जो भी देगा, ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन था नहीं। हाँ। तब 5-6 दिन हुए, फिर उनका पीए का फ़ोन आया, पर्सनल असिस्टेंट का, कि भाई आपका लिस्ट में रख के रखा है और एक आपके पास ट्रक आएगी, हाँ। वो वहाँ पे आश्रम पे उतार देना। हाँ। मैंने बोला ट्रक किसकी? बोला लोखंड की ट्रक आ रही है। हाँ। चलो अच्छी बात है, आने दो। हाँ। फिर उस टाइम पर लोखंड का कीमत था 35 लाख रुपया। 35 लाख रुपए का? 35 लाख रुपए का लोखंड दिया, और एक कुछ ही, नहीं मांगा? कुछ नहीं मांगा। और जब लोखंड की जरूरत थी तब भगवान को बस यही प्रार्थना करे थे कि भाई ये तेरा काम है, तेरे को संभव करना है। 100% ये ऊपर वाले की शक्ति है, हाँ बिल्कुल, उसके बिना ये दोनों किस्से पॉसिबल ही मैंने नहीं। सुनाया। दोनों किस्से सुनाए आपने। एक कोई आपके साथ गलत कर रहा है, जी, और एक कोई आपके साथ में एकदम भगवान की तरह आके ले जाता सपोर्ट है। दे रहा हूँ। और आज तक उनके पास मैं एक ही बार मिला हूँ, और अभी भी ऐसा व्यक्ति है कि भाई अनबिलीवेबल, कि भाई क्या जो भी बात है। ज़रूरत है हम आपकी मदद करेंगे। दूसरा भी एक किस्सा था, वो पालनपुर से थे, अभी उनके साथ तो हमारी अच्छी मित्रता है। वो आए, बस उनका अच्छा काम था, उसने नाम अनाउंस करने के लिए मना किया था उस वक्त भी और आज भी नहीं करूँगा। आए, साइड पे विज़िट किया, देखा इतना बड़ा काम है, ठीक है, क्या मैं मदद कर सकता हूँ? बोला कि भाई सर देखो हमारा तो ऐसा ट्रांसपेरेंसी काम है, आप जो भी कुछ करोगे तो आप डायरेक्ट कोई भी चीज़ भी ला के दे सकते हो या फिर पैसे भी दे सकते हो, आपकी मर्जी, पर हमारी ऐसी अपेक्षा है कि आप कोई चीज़ ला के दे, कि आपका 100% डोनेशन अच्छे से यूज हो। चलो अच्छी बात है कि भाई मैं कोई चीज़ ला के दूंगा।
फिर वो बोले कि आप डोनेशन एक्सेप्ट करते हो। मैंने बोला ठीक है सर, आप बैंक के थ्रू कर सकते हो, कोई बात नहीं। तो उसने चेक फाड़ के दिया 25 लाख का। चले गए 5 मिनट में। यहाँ 25 लाख रुपए तो बापू से नहीं मिलते हैं और नहीं, मेहनत लोगों करने का से कहीं नहीं भरोसा मिल है। जाते हैं। लोगों का भरोसा है। और दूसरी, ये तो चलो बड़े बड़े डोनेशन हुए, छोटे डोनेशन की मैं बात करता हूँ। हम जो वीडियो रखते हैं, मान लीजिए कि आज हमें सीमेंट के बैग की ज़रूरत है, तो हम वीडियो रखा कि भाई हमें 5,000 सीमेंट की बैग की ज़रूरत है, तो आप सिर्फ 5,000 लोग तीन एक सौ एक सिम। पचास रुपया दें। तो कोई हमें मैसेज करके स्क्रीनशॉट भेजता है, सर मेरे पास तो 100 रुपया ही है, हाँ, तो आपके काम में यूज़ हो जाएगा। मैंने बोला थैंक यू सो मच कि आपने इतना बड़ा सहयोग दिया। क्योंकि अच्छी बात है ना, क्योंकि वहाँ पे 100%। जिसके पास करोड़ों है उसने 25 लाख रुपए दे दिए, तो उसको दादा ने उतनी शक्ति दी है जी तो उसने दे दी है। बिल्कुल, लेकिन जिसके पास 500 ही बचे और वो फिर भी 100 दे रहा है, तो उसके पास ज़्यादा शक्ति है बहुत अच्छी कि बात, उसने अपने छोटे से खजाने में से ज़्यादा बिल्कुल। परसेंटेज निकाल के दिया है। और ऐसे भी डोनर है जो रेगुलर मानता मानते हैं, भगवान की जो मानता करते हैं ना, वैसे मानता मानते हैं सोशल मीडिया आश्रम में, क्या कि बात भाई है। मैं महीने 500 रुपया दूंगा, दिन का 100 रुपया दूंगा। वैसे ही हर रोज का लोगों का सपोर्ट रहता है। और ये जो भी कुछ हो रहा है ना, ये लोगों का भरोसा है। और वो मेरे ऊपर नहीं है भरोसा, मेरे कार्य के ऊपर है, मेरी पूरी टीम के ऊपर भरोसा है। और वो भरोसा को हम कायम रखते हैं। क्या बात है। अब हम अंत की तरफ आ रहे जी हैं। बहुत कम उम्र में बहुत कुछ देखा है आपने। बिल्कुल। आ, मुझे ये बताइए, लोगों के लिए आपकी क्या राय है कि वो समृद्ध रहे, ताकि सोशल आश्रम की ज़रूरत ही ना पड़े। बिल्कुल। बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ हर एक व्यक्ति को कि भाई आश्रय स्थान एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे आप अपना गुजारा कर सकते हो। बट आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो खास तौर पे मानसिक रूप से बीमार है, आप उनको प्यार दीजिए, अच्छे व्यवस्था दीजिए, अच्छी साइकाट्रिस्ट की ज़रूरत उनको वो प्रोवाइड कीजिए, ताकि वो रोड पे ना आए। कोई ऐसा उनको एडिक्शन लग चुका है तो उनको समझाइए, क्योंकि व्यसन करना गलत बात नहीं है, बट आप किस रास्ते पे व्यसन कर रहे हो वो मैटर करता है। मैं अभी जो व्यसन कर रहा हूँ, मेरी पूरी टीम को साथ में रखते हुए, तो वो किसी का अच्छा करने के लिए व्यसन करता हूँ कि भाई उससे किसी का भला हो रहा है। तो बस यही राय देना चाहता हूँ कि भाई ऐसे व्यक्ति की बातों को दिल से समझिए, ताकि वो आसपास के लोगों के प्रति अच्छा भाव रख सके, एक अच्छी लोगों की प्रेरणा में आ सके, और वैसी व्यवस्था की कभी ज़रूरत ना पड़े जो अभी ऐसे आश्रय स्थान है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई हमारे हर रोज़ के 10-15 कॉल आते हैं कि भाई हमारे व्यक्ति को आप संभालो, हमारे घर में ऐसी माता है, हमारे घर में ऐसी बहन है, हमारे घर में मेरा लड़का है, ऐसा भाई है, आप उनको रखो। ऐसे हर रोज के 10-15 कॉल आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि हमारे भविष्य में ऐसे 50 आश्रम भी कम पड़ेंगे। क्या और बात है। WHO का जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उनका कहना है कि भाई जो साइकाट्रिस्ट का जो प्रॉब्लम है वो 2nd नंबर पे है अभी। और वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है कि भाई लोगों का तनाव, लोगों के अंदर गुस्सा, जो बातों को समझते नहीं है, तो वो लोग और ज़्यादा। और ज़्यादा निकलेगा और ज़्यादा पागलपन की तरफ ले जाएगा। बिल्कुल आखिरी सवाल, बिल्कुल। पोपट भाई आहिर की लाइफ का सार 3 शब्दों में। ऐसे तो बस આ સમય છે એને જીવી લો, ये समय है, इसको जी लीजिए। बस। और 3 ऐसी डिसिप्लिन्स या ऐसी आदतें जो आप करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप ये काम कर पा रहे हो। जो भी क्षेत्र में आप हो उसमें अपना 100% देने की कोशिश कीजिए। आपको किसी, मान लीजिए मैं आपके वहाँ 10,000 की नौकरी कर रहा हूँ, तो मैं अपना 20,000 का नौकरी करके आपको दूंगा। आप मुझे बोले 10,000 दो, पर मैं आपको काम 20,000 का करके दूंगा। ऐसी तो वो मंशा एक होनी डिसिप्लिन चाहिए। होनी चाहिए कि भाई एक चाहत होनी चाहिए हर एक चीज़ को सीखने की। और तीसरी चीज़ कि भाई जो खुद का काम है वो खुद कर लो, क्योंकि लोगों की ऐसी मेंटालिटी, आलसपन हो चुका है आज के टाइम में भी। मैं अपने घर में बर्तन भी मांज लेता हूँ, खुद का काम जो भी कुछ है, बिस्तर को सही करना, फोल्ड करना, फिर झाड़ू पोछा मारना, सब मैं कर लेता हूँ। क्या बात है। और खुद का, मैं, मेरा घर है ना, और मेरी बिल्कुल। जिम्मेदारी है। मेरी मम्मी करेगी तो ही मैं वो करूँगा, तो वो कैसी बात, मेरी वाइफ करेगी तभी मैं वो करूँ, वो गलत चीज़ है। 50-50% होना चाहिए। और डिसिप्लिन इतना, जो ये सब मैंने आश्रम पे सीखा है क्या कि ये बात है। सब कुछ आपको आगे जाके एक अच्छा व्यक्ति बना सकता है। ये है पोपट भाई, सादगी से
लोगों की सेवा कर रहे हैं और अपने जीवन को इसी कम उम्र में इस सेवा में सौंप दिया है। आप इनको सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, आप इनके लिंक्स वहाँ पे देख सकते हैं, आप उनके सपोर्ट कर सकते हैं और सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ पैसों से नहीं, इनकी बातों को स्प्रेड करके भी कर सकते हैं, बिल्कुल फैला के भी कर सकते हैं, इनकी बातों को किसी की जीवन में कनेक्ट करके भी कर सकते हैं। बिल्कुल। सो दिस इज वॉट वी आर हियर फॉर यू टू डू। वाह, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।